एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम ऑल टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एंटायर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जी हाँ, आज की ये मैराथन वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और बात, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट की मैराथन वीडियो देखनी है ना, तो वो भी जरूर देखिए। उसका लिंक आपको ये वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में इस वक्त क्या हालात हैं, तो बस यही बोलना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस मिलती हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करें। प्रे करें कि हमारे देश की सेना, हमारे देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। पैनिक मत होना, क्योंकि हमें अपने देश की सेना पर पूरा विश्वास है। अपने भगवान पर विश्वास करिएगा। तो यही बोलना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस सबका ध्यान रखें। स्टे सेफ। भारत माता की जय। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की, दैट इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सबसे पहले क्लॉज 1 ये कहता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। नाम क्या है इसका? तो कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये जो एक्ट है फ्रेंड्स, ये उन वुमेन को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि या तो मां बन चुकी हैं या बनने वाली हैं। ठीक। दूसरा क्लॉज इसका कहता है कि ये जो एक्ट है ये लागू कहाँ कहाँ होता है। तो कहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे भारत देश में, पूरी इंडिया में लागू होता है। मतलब दिल्ली में, जम्मू में, केरला, कर्नाटका, हर एक जगह, पूरे के पूरे भारत देश में क्या है, ये जो कानून है ये लागू होता है। वही इसका जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट है वो शुरू होगा कब? तो कहते हैं ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। जिस दिन, कहते हैं मतलब ये ना जो एक्ट है उस दिन से शुरू होता है जिस दिन क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके पब्लिश करती है। लेकिन इस बात को यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो तीसरे क्लॉज में हम ये समझ रहे हैं ना कि ये एक्ट तब से शुरू होगा जब गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के पब्लिश करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट? तो यही यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो कहते, अगर माइंस की बात करें हम, या फिर जहाँ पे घोड़ों का खेल करते हैं, एक्रोबैटिक्स, यहाँ पे स्टंट, कुश्तियां वगैरह होती हैं, या फिर सर्कस के शो होते हैं, ये वाले सिनेरियो में क्या होता है, कहते हैं ये एक्ट कब शुरू होगा, कौन डिसाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वही दूसरी बात ये बोली गई है कि इसके अलावा अदर जो भी ऑफिसेज, फैक्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं, तो वहां पे डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग मुझे बताओगे, अच्छा मैंने लिखा ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिसेस पिंकी है ना, ये महाराष्ट्र, ये मुंबई की क्या, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती है। मिसेस पिंकी मुंबई की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती है। तो यहाँ पर ये एक्ट कब लागू होगा या कब शुरू होगा, कौन डिसाइड करेगा? उसकी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मुंबई में कंपनी है तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि एक्ट यहाँ पे कब शुरू होगा। अगर ये मैं इसकी बात करूं, ये है मिसेस पिंकी। ये क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली के एक सर्कस शो में काम करती है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन डिसाइड करेगा? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ गए ना, अगर मैं घोड़ों के खेल की बात करूं, एक्रोबैटिक्स की बात करूं, माइंस की बात करूं, सर्कस शो की बात करूं, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्ट कब शुरू होगा। अदर जो एस्टैब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज हो गई, ऑफिसेस हो गई, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये एक्ट कब शुरू होगा। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about section number 2, that is application of act. अब यहाँ पे 2 सबसेक्शन आएंगे। एक हमें ये बताएगा कि एक्ट लागू कहाँ होता है, दूसरा हमें ये बताएगा कि एक्ट लागू कहाँ नहीं होता है। चलिए सबसे पहले इसके सबसेक्शन 1 के जरिए ये जानते हैं कि एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। सबसे पहले तो कहते हैं कि हर एक फैक्ट्री में ये एक्ट लागू होगा, माइंस में लागू होगा, प्लांटेशन में लागू होगा। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो फैक्ट्री गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हाँ जी, इस पर ये एक्ट लागू होगा। एक XYZ गवर्नमेंट की कंपनी है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि ये सेक्शन ये कहता है कि फैक्ट्री या कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट की है या फिर प्राइवेट, एक्ट तो लागू होगा ही। ये समझे
ऐसे ही कहते कोई भी शॉप या फिर एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर क्या है किसी स्टेट का शॉप या एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू है ना, उसके ऊपर भी ये जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी शॉप, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री जिसमें क्या है पिछले 12 महीनों में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहां पर भी ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमने सेक्शन 1 में भी समझा था कि जो हॉर्स, जहाँ पे घोड़ों का खेल होता है, एक्रोबैटिक्स हो गए, सर्कस के शो हो गए, तो यहाँ पर भी क्या है ये जो एक्ट होता है कहते एप्लीकेबल होता है। ये समझ गए सब। आगे प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड दैट में ये बोला गया है कहते जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो 2 महीने पहले नोटिस दे करके किसी भी उस बिजनेस में या किसी भी उस एस्टैब्लिशमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे करके ये कह सकती है कि प्लीज ये वाले बिजनेस के ऊपर भी इस एक्ट को लागू कर दीजिए। मान लीजिए एक कोई बिजनेस है, उसके ऊपर ना मैटरनिटी जो ये बेनिफिट एक्ट है ये लागू ही नहीं था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये वाले बिजनेस के ऊपर भी ये वाला एक्ट लागू होना चाहिए। तो वो क्या करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने पहले इसका नोटिस देगी, और जब लागू हो जाएगा तो वो इस बात को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके पब्लिश कर देगी कि अब ये वाले बिजनेस में भी ये जो एक्ट है लागू होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो सबसेक्शन 1 समझ गए ना, इसने हमें ये बताया कि कहां कहां पे ये एक्ट लागू होता है। चलिए अब देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि किसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वो वाली फैक्ट्री, वो वाले एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है ना, तो कहते उसके ऊपर फिर ये वाला जो एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो ये है सेक्शन 5A और सेक्शन 5B में कुछ ऐसे सीन हैं जो कहते हैं कि चाहे ESI एक्ट एप्लीकेबल है फिर भी वुमेन को क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिल जाता है। अब वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं वो जब हम सेक्शन 5A और 5B की बात करेंगे तब समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ गए ना कि ये एक्ट कहाँ पे लागू होता है एंड कहाँ पर नहीं, कौन से केस में लागू नहीं होता। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ESI एक्ट की बात करी ही है तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी चेकआउट करें। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स। फ्रेंड्स, ये है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 3 डेफिनेशंस का मैंने स्किप करा है, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे उसकी वीडियो चेक कर सकते हैं। डोंट वरी, इस पूरी मैराथन में सिर्फ एक डेफिनेशंस का सेक्शन ही है जो स्किप करा गया है, बाकी सारे के सारे सेक्शंस प्रॉपरली एग्जांपल्स के साथ कवर किए गए हैं। अब और कोई सेक्शन स्किप इसमें नहीं करा गया है। तो चलिए फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। तो इसमें सबसे पहले पता क्या बोला गया है, कहते कोई भी एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स कोई भी एम्प्लॉयर क्या है, कहते डिलीवरी हुई है वुमेन की, मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, उसके तुरंत बाद क्या है 6 हफ्ते तक उसे वो काम पे नहीं बुला सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन की डिलीवरी हुई है और अब उसको क्या है कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन बाद उसका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि आइए काम पर। नहीं, एम्प्लॉयर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि आप 6 हफ्तों तक उसे नहीं बुला सकते। आप उसे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आओ आकर के काम करो। एक तो ये बात। दूसरा, अगर मान लो एक लेडी डिलीवरी के बाद खुद ही चाह रही है, अभी 6 हफ्तों का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो वो खुद ही चाहती है कि चलो चलते हैं काम पे, काम करते हैं, तो रुक जाइए कहते ये अलाउड नहीं है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर फोर्स नहीं कर सकता उस वुमेन को कि अब आप आओ और आकर काम करो। दूसरा, अगर कहते हैं वुमेन खुद भी चाहे तो भी ये एक्ट उसे रिस्ट्रिक्ट करता है, उसे रोकता है कि नहीं, आपके लिए रेस्ट मैंडेटरी है, आप 6 हफ्तों तक रेस्ट के बाद ही काम पर आए, उसके बीच में आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। 2 बातें समझे फ्रेंड्स। तीसरी बात इसमें ये बताई गई है, कहते अगर मान लो अपने स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान, अब ये क्या होता है ये हम इसके नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, ये समझो अभी के लिए। कहते स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान अगर जो वुमेन है वो अपने एम्प्लॉयर को ये रिक्वेस्ट करती है कि उससे कोई हल्का काम दे दो या उससे कोई ऐसा काम मत दो जिसमें उस पर ज्यादा देर खड़ना पड़े, तो एम्प्लॉयर को यहाँ उसकी बात माननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिसेस पिंकी का ये स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड चल रहा है और वो ऐसा काम करती थी पहले जिसमें उसको ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है,
और वो अपने एम्प्लॉयर को इस पीरियड के दौरान रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझसे ये ज्यादा देर खड़े होकर काम नहीं होता, और उसको एम्प्लॉयर बोले हाँ तो जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, वो ऐसा नहीं बोल सकता। दैट मीन्स यहाँ पे अब एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बन जाएगी कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या है, वो उस वुमेन को कोई ऐसा काम नहीं देगा जो बहुत भारी हो, हैवी लोड वाला कोई वर्क नहीं देगा, जिसपे ज्यादा देर खड़े रहना पड़े, वो ऐसा कोई काम नहीं देगा। इन शॉर्ट वो उसको ऐसा कोई काम नहीं देगा जिससे उसे हार्म पहुंचे। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड है क्या। चलो जानो। कहते कि डिलीवरी से 1 मंथ बिफोर, डिलीवरी से 1 महीना पहले और डिलीवरी हो जाने के, मिसकैरेज होने के बाद 6 हफ्तों तक का जो टाइम पीरियड होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड। इस दौरान जो है वो कोई भी एम्प्लॉयर क्या है, उस वुमेन को ना ही तो फोर्सफुली कोई काम करने के लिए कह सकता है, ना ही भारी काम, ना ही ज्यादा खड़े रहने के लिए, और ना ही क्या है उसे वो 6 हफ्तों के टाइम पीरियड के दौरान क्या है वो उसको मतलब जबरदस्ती कह सकता है कि चलो अब आप आइए काम पे, नहीं। क्लियर? एक छोटू सा ट्विस्ट, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आन पड़ी है या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आफ्टर डिलीवरी उसे कुछ दिनों के बाद ही लेडी को क्या है आना पड़ रहा है उसमें फैक्ट्री में मान लो काम करने के लिए, किस पीरियड के दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान 6 हफ्तों के बीचों बीच ही उसको आना पड़ गया, चलो वो कोई हालात ऐसे बने कि उससे आना पड़ा, वैसे तो अलाउड ही नहीं है, ना एम्प्लॉयर बुला सकता है ना ही वुमेन खुद से आ सकती है, रिस्ट्रिक्ट करता है इस बात को ये एक्ट। लेकिन अगर कहते हैं आना पड़ गया, तो भी इस केस में एम्प्लॉयर अब ये नहीं कहेगा लो ये तो आगे काम पे मतलब ठीक ही होगी, नहीं, क्योंकि वो उसका स्पेशल प्रोटेक्शन पीरियड चल ही रहा है। तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है कि अगर मान लो उसको आफ्टर डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद उसको आना भी पड़ गया, तो वो उसे कोई ऐसा काम नहीं देगा जिससे उसको हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचे। सो इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप आपको सेक्शन 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5, दैट इज राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। फ्रेंड्स ये वाले सेक्शन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है, जैसे कि कहते हैं हमें पता है कि ये एक्ट कहता है कि हर वुमेन एम्प्लॉय को क्या है इस एक्ट के तहत ये बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें हक है उनका कि वो बेनिफिट्स ले सकती हैं। लेकिन कहते हैं जो एम्प्लॉयर है उन्हें वो जो पैसा देगा वो देगा किस हिसाब से, पैसा देना है हमें पता है बेनिफिट का, लेकिन किस हिसाब से एम्प्लॉयर पैसा देगा तो ये जानते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि उस वुमेन एम्प्लॉय को उसके एवरेज डेली वेज का जो रेट है ना, उस हिसाब से एम्प्लॉयर उसे पैसा देगा। मतलब कि उसके डिलीवरी से कुछ दिन पहले, डिलीवरी के दिन और आफ्टर डिलीवरी के कुछ समय तक के लिए क्या है उसे पैसा दिया जाता है, किस हिसाब से, उसके एवरेज डेली वेज रेट के हिसाब से। लेकिन अब ये एवरेज डेली वेज रेट कैसे देखा जाता है, ये क्या है, तो सुनो। कहते कि जब उसकी डिलीवरी के 3 महीने पहले, उसके डिलीवरी के टाइम के 3 महीने पहले कहते उस वर्क ड्यूरेशन के दौरान उसे जो डेली एवरेज मिलता था ना वही काउंट होगा। क्या समझे आप फ्रेंड्स? कहते कि वो इस एक्ट के तहत जो वुमेन एम्प्लॉय को पैसा देना होता है वो एम्प्लॉयर देगा उसके एवरेज डेली वेज के रेट के हिसाब से। लेकिन कहते वो एवरेज डेली वेज है क्या, तो कहते कि उसके डिलीवरी के दिन से पहले 3 महीने पहले जो उसने काम करा था ना, तो उस ड्यूरेशन में उसको जो एवरेज डेली वेज मिलता था ना वही काउंट होगा। ठीक है, समझ गए? लेकिन एक और बात, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि उसके डिलीवरी से पहले 3 महीने पहले जो उसको एवरेज डेली वेज मिलता था वही काउंट होगा और वही मिलेगा। एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो पता क्या है, कहते हैं या तो ये अमाउंट मिलेगा या फिर मिनिमम वेज एक्ट के तहत जो मिनिमम रेट सेट किया गया है 10 रुपए, उसमें से जो ज्यादा होगा वो। क्या समझे आप लोग? कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयर को पैसा देना पड़ता है इस एक्ट के तहत उसके एवरेज डेली वेज के रेट के हिसाब से। लेकिन कहते 2 अमाउंट देखे जाएंगे, उनमें से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। वो 2 अमाउंट कौन से? सबसे पहले तो उसने अपनी डिलीवरी से 3 महीने पहले जो काम करा था उस ड्यूरेशन में उसे जो डेली एवरेज मिलता था वो काउंट होगा। मान लीजिए वो 20 रुपए हैं, मान करके चलिए वो 20 रुपए हैं, ठीक है जी। दूसरा कहते मिनिमम वेज रेट में जो मिनिमम रेट सेट किया गया है जो कि 10 रुपए है, अब एक तरफ 20 रुपए आ रहे हैं जो कि उसके 3 महीने पहले का
डेली वेज था और एक तरफ मिनिमम वेज एक्ट ने 200 रुपए बोला है। इन दोनों में से मुझे बताइए ज्यादा कौन सा है? 20 रुपए है ना, तो डेट मीन्स उसको क्या है, ये वाले टाइम के लिए कितना मिलेगा? 20। ये सिर्फ एग्जाम्पल थे समझाने के लिए। तो ये दो तरह के अमाउंट होते हैं, इनमें से जो हायर अमाउंट होगा वो अमाउंट उसको मिलेगा, वुमेन एम्प्लॉय को। तो ये बात सभी समझ गए? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्या फैक्ट्री में काम करने वाली हर एक वुमेन कहते हैं इसके लिए हकदार है? क्या हर एक वुमेन को बेनिफिट मिलेगा? तो उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि उसे वुमेन एम्प्लॉय को इस एक्ट के तहत बेनिफिट मिलेगा अगर कहते उसने पिछले 12 महीनों में मिनिमम 80 डेज, 12 महीनों में कम से कम अगर उस एस्टैब्लिशमेंट में, उस फैक्ट्री में उस वुमेन ने क्या है 80 दिन 80 दिन काम करा है, तभी क्या है कहते उसको इस एक्ट के तहत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब ये 80 दिन जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स, हमको पता है अगर छुट्टी होती है या फिर ले ऑफ होता है तो सैलरी में से पैसा कट किया जाता है। लेकिन कहते अगर जब छुट्टी हुई थी या फिर ले ऑफ हुआ था उस दौरान भी वुमेन को पैसा मिला था, तो फिर उस छुट्टी वाले दिन को और उस ले ऑफ वाले दिन को भी क्योंकि उसे पैसा मिला था तो उसको भी इन 80 डेज में काउंट करके चलेंगे हम। ये समझे? अब एक बात सुनो, ऐसा कौन सा केस है कहते जिसमें ये 80 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा? वो है अगर मान लो कोई वुमेन असम से इमिग्रेट हुई है और जब वो हुई थी तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे वाले सिनेरियो में फिर उस वाली लेडी के ऊपर ये जो 80 डेज वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज इस एक्ट के तहत बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपने पिछले 12 महीनों में उस फैक्ट्री में कम से कम 80 दिन काम किया हो। बोलो ये भी क्लियर हो गया? गुड। आ जाओ फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें पता चल गया कि बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी समझ गए, लेकिन मैक्सिमम कब तक ये बेनिफिट मिलता है? मिलता ही रहता है क्या? कब तक, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो सुनो, मैक्सिमम बेनिफिट कहते हैं नॉर्मल केस में, एक नॉर्मल केस में जो वुमेन है उसे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 26 वीक मतलब 6.5 महीनों तक क्या है उसे ये बेनिफिट मिलता है। ये मैक्सिमम टाइम है कि 26 हफ्ते 26 वीक तक उसे क्या है बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन 26 हफ्तों में से वो अपनी डिलीवरी से पहले मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्तों तक का बेनिफिट ले सकती है। क्या समझे आप? एक नॉर्मल केस में एक जो वुमेन है उसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ये बेनिफिट है वो ये 26 हफ्तों के लिए ले सकती है। लेकिन अगर वो चाहे तो इन 26 हफ्तों में से डिलीवरी से पहले मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्तों तक बेनिफिट ले सकती है। ये नॉर्मल केस समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनो, अगर कहते हैं उस लेडी के 2 और मोर चाइल्ड मतलब उसके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पहले से हैं, तो ये वाले सिनेरियो में उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 12 हफ्तों के लिए यानी सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के लिए ही मिलेगा। और ऐसे सिनेरियो में डिलीवरी से पहले वो ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते क्या है बेनिफिट ले सकती है। ये सभी को क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है डेथ सिनेरियो की। अगर कहते एक लेडी है वो डिलीवरी से पहले या बाद में चल बसी, अब वो नहीं रही, ठीक है, तो क्या है बेनिफिट बस तब तक के लिए मिलेगा जब तक वो जिंदा थी, बस उतने टाइम तक के लिए ही। लेकिन केस नंबर 2 ये बनता है अगर कहते उसका चाइल्ड जिंदा है, लेकिन अगर चाइल्ड जिंदा है तो उसको क्या है पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। मदर भले नहीं रही लेकिन चाइल्ड अभी है तो पूरा बेनिफिट मिलेगा। वो आपको पता ही है मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर कहते हैं बच्चा भी नहीं बचा तो उस सिनेरियो में कहते बस तब तक के लिए ही बेनिफिट मिलेगा जब तक वो बच्चा जीवित रहा। ये भी समझ गए फ्रेंड्स? गुड। आज अब इसके एक और पॉइंट के बारे में अब बात करते हैं। अगर किसी लेडी ने 3 महीने से छोटा 3 मंथ से छोटा बच्चा अडॉप्ट करा है या वो सरोगेसी के थ्रू मदर बनी है, तो फिर ये वाले सिनेरियो में कहते उसे मैक्सिमम जो है 12 हफ्तों के लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो 12 हफ्ते शुरू कब से होंगे? जिस दिन उसके पास बच्चा आ गया, उसने अडॉप्ट करा या फिर सरोगेसी के थ्रू मदर बनी, तो जिस दिन उसके पास बच्चा आया उस दिन से लेकर के 12 महीनों तक के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर?
लास्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि एम्प्लॉयर जो है उसको वर्क फ्रॉम होम, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि कोई ऐसा काम है जो वो घर पे बैठ के भी ऑनलाइन कर सकती है, तो वो यहाँ पे उसको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन ये इन दोनों के आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आप सभी को ये वाला सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5A, दैट इज कंटिन्यूस ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स, ये है वो एक्सेप्शनल केस जो भी हम सेक्शन 5A में समझेंगे। तो कहते हैं, ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ। मान करके चलिए मिसेस पिंकी का XYZ फैक्ट्री में काम करती हैं, और ये जो फैक्ट्री है ना, इसके ऊपर फ्रेंड्स ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू है। तो मुझे बताइए, जब इस फैक्ट्री के ऊपर ESI एक्ट लागू है तो मिसेस पिंकी को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत बेनिफिट मिलेगा या ESI एक्ट के तहत? अगर आप लोगों ने मेरी ESI वाली वीडियोस देखी है तो आप जानते हो कि ESI एक्ट में मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो मुझे बताइए, मिसेस पिंकी को अगर उसके फैक्ट्री के ऊपर ESI एक्ट लागू है तो उसे ESI एक्ट के तहत बेनिफिट मिलेगा या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत? आपको तो यही लग रहा होगा कि फिर ESI एक्ट के तहत ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो मिसेस पिंकी है वो ESI एक्ट के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स के लिए कह लो अभी क्वालिफाई ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, मान लो कोई कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस पूरी होंगी तभी कि आपको ESI एक्ट के तहत बेनिफिट मिलेगा, और वो कंडीशंस जो है मिसेस पिंकी अभी पूरा नहीं करी है, तो मिलेगा क्या ESI एक्ट के तहत बेनिफिट? नहीं। तो दैट मींस ये है वो एक्सेप्शनल केस, जिस केस में भले ही फैक्ट्री के ऊपर ESI एक्ट लागू है, लेकिन फिर भी वो जो मिसेस पिंकी है, वहां की जो एम्प्लॉय है, उन्हें क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत ही बेनिफिट मिलेगा, जब तक कि वो ESI एक्ट के तहत बेनिफिट्स लेने के लिए क्वालिफाई नहीं हो जाती, वहां की सारी कंडीशंस को पूरा नहीं कर लेती है। तो ये सेक्शन तो बहुत सिंपल था, आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5B, दैट इज पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती है ना तो ESI एक्ट के तहत जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है ना वुमेन को, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती फिर ESI एक्ट के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो कंडीशंस 3 कौन सी है कि अगर वो कंडीशंस पूरी हो गई तो वुमेन मतलब कि क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब वो एलिजिबल है किसके तहत? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए। चलिए देखते हैं कि वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं। सबसे पहली कंडीशन कहते हैं फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। मान लीजिए मिसेस पिंकी XYZ फैक्ट्री में काम करती हैं, और ये जो फैक्ट्री है ना इसके ऊपर ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू होता है। तो दैट मींस फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली कंडीशन पूरी हो गई, मतलब वो वुमेन एम्प्लॉय एक ऐसी फैक्ट्री में, एक ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही है जिसके ऊपर ESI एक्ट लागू है। तो ये पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन कौन सी साथ में पूरी होनी जरूरी है? वो ये है, कहते हैं कि ESI एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्लॉज B में जो एक लिमिट बताई गई है, मान लो 21,000 बताई गई है, ठीक है, तो उस लिमिट से ज्यादा अगर क्या है आपके वेजेस का अमाउंट है या आपकी सैलरी है, तब भी आप ESI एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये वेजेस के अमाउंट में आप जो ओवर टाइम करते हो और ओवर टाइम के दौरान आपको जो पैसा मिलता है वो इंक्लूड नहीं होगा। ओवर टाइम के पैसे को साइड पे करो, उसको एक्सक्लूड करो, उसको निकालने के बाद जो आपकी वेजेस का अमाउंट या आपकी सैलरी का अमाउंट बनता है, अगर वो अमाउंट कहते जो एक स्पेसिफिक लिमिट सेट करी गई है उससे ज्यादा है, तभी वो कंडीशन पूरी होगी। मान करके चलिए जो स्पेसिफिक लिमिट है वो 21,000 है और मिसेस पिंकी की सैलरी क्या है 25,000 है, तो दैट मींस यहाँ पर उन्होंने सेकंड कंडीशन भी पूरी कर ली। लेकिन साथ में थर्ड कंडीशन भी पूरी होनी जरूरी है। वो ये है फ्रेंड्स, हमने बात करी थी सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में, क्या बात करी थी कि उस वुमेन का पिछले 12 महीनों में उस फैक्ट्री में कम से कम 80 दिन 80 डेज जरूरी है कि उसने काम करा हो। तो दैट मींस फ्रेंड्स, अगर मान लो मिसेस पिंकी एक XYZ फैक्ट्री में पिछले 12 महीनों में 90 डेज काम करती है, ये तो 80 डेज से ज्यादा ही है, तो इसका मतलब उन्होंने थर्ड कंडीशन भी पूरी कर ली। तो समझ गए ना, ये 3 कंडीशंस, मिसेस पिंकी जिस फैक्ट्री में काम करती है वहां पे ESI एक्ट लागू है, स्पेसिफिक लिमिट मान लो 21,000 है और मिसेस पिंकी की वेजेस का अमाउंट ओवर टाइम के पैसे को हटा करके बीच में से मान लो 25,000 बनता है, तो उन्होंने ये कंडीशन भी पूरी कर ली। कैसे? क्योंकि उनकी जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है। तीसरा, उन्होंने उस फैक्ट्री में 12 महीनों में 80 दिन से ज्यादा काम करा है,
तो उन्होंने तीसरी कंडीशन भी पूरी कर ली, तो दैट मीन्स वो अब एलिजिबल हो जाती हैं ये तीनों कंडीशंस पूरी करके कि वो ईएसआई एक्ट के तहत मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन अगर मान लो वो ये तीनों कंडीशंस पूरी नहीं करती हैं, फिर उनको ईएसआई एक्ट के तहत क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 5B भी क्लियर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 6 दैट इज नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट देयर ऑफ। अगर मान लीजिए XYZ फैक्ट्री में एक वुमेन काम करती है और वो प्रेग्नेंट है, अब उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, तो इसके लिए क्या है, कहते हैं वो अपने एम्प्लॉयर को एक नोटिस देगी। उस नोटिस में वो अपना नाम लिखेगी या फिर वो अपने नॉमिनी का नाम भी लिख सकती है साथ में, और वो लिखेगी कि उसे मैटरनिटी लीव चाहिए। मतलब उसने नोटिस दे दिया, ठीक। सबसे पहले तो यही बात बोली गई है कि उसे नोटिस देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को। दूसरा, नोटिस के टाइमिंग के बारे में बात करी गई है। कहते डिलीवरी होने से 6 हफ्ते पहले ये जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयर को इसके रिगार्डिंग नोटिस प्रोवाइड कर दे। कब फ्रेंड्स? बिफोर डिलीवरी 6 वीक्स, 6 हफ्ते पहले उसे नोटिस देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को। लेकिन तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बाय चांस अगर वो 6 हफ्ते पहले क्या है नोटिस देना भूल गई तो कहते कोई बात नहीं, वो आफ्टर डिलीवरी भी नोटिस दे सकती है, उसे क्या उसके मैटरनिटी बेनिफिट जो भी है वो मिल जाएगा। मतलब बाद में भी नोटिस दे सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आप देना पहले भूल गए तो बाद में भी नोटिस दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अब ये बताता है कि जब उसको नोटिस मिल गया एम्प्लॉयर को, है ना, तो अब उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एम्प्लॉयर की कि उसे नोटिस मिल गया, वो जान चुका है कि ये वुमेन अब प्रेग्नेंट है, तो उसकी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसे मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करे, साथ ही साथ जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी उस वुमेन को वो प्रोवाइड करे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जब वुमेन के प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज होती है, मतलब लास्ट जो स्टेज होती हैं, तो तब क्या है, कहते हैं जो एम्प्लॉयर है उससे कुछ एडवांस पेमेंट देना पड़ता है उस वुमेन को। लेकिन मान लो जो एम्प्लॉयर है, कहते हैं वो उससे पहले पेमेंट वगैरह, पैसा वगैरह कुछ नहीं देता है, तो फिर डिलीवरी के बाद क्या है, कहते हैं उस एम्प्लॉयर को 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर अंदर क्या है, कहते हैं उस वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट पे करना पड़ता है। समझ गए फ्रेंड्स? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखो हम लोगों ने सबसेक्शन 1 में इसमें ये देखा कि उसे नोटिस देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने समझा कि 6 हफ्ते पहले देना होता है नोटिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया था कि अगर वो डिलीवरी से पहले नोटिस देना भूल गई, कोई बात नहीं, वो बाद में नोटिस दे सकती है। लेकिन जरा सोच करके चलिए, वो पहले भी नोटिस देना भूल जाती है, डिलीवरी के बाद भी भूल जाती है, मतलब उसने नोटिस दिया ही नहीं एम्प्लॉयर को। तो अब एम्प्लॉयर कहता है कि जब तूने मेरे को नोटिस नहीं दिया तो मैं तेरे को मैटरनिटी बेनिफिट्स क्यों दूं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स पे ये सेक्शन का ये पॉइंट पता क्या कहता है, कहते हैं भले ही उस लेडी ने आपको नोटिस नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो लड़की, वो जो मतलब वुमेन है, वो पूरा का पूरा हक रखती है मैटरनिटी बेनिफिट लेने का। मतलब यहाँ पर अब क्या है, वो जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो उस वुमेन की मदद करेगा उसको मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। दैट मीन्स मान लीजिए XYZ फैक्ट्री में एक वुमेन काम करती थी, वो बेचारी क्या है, पहले भी नोटिस देना भूल गई और डिलीवरी के बाद भी देना भूल गई। अब उसका एम्प्लॉयर बोल रहा है तुमने मुझे नोटिस तो दिया नहीं, तो हम तेरे को बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो वो वुमेन का इंस्पेक्टर के पास जाती है। अब इंस्पेक्टर उस लेडी के हक के लिए क्या है, ऑर्डर दे सकता है एम्प्लॉयर को कि नोटिस नहीं दे उसने, कोई बात नहीं, लेकिन वो हक रखती है बेनिफिट्स लेने का, तो मतलब हक रखती है। तो दैट मीन्स नोटिस मिला चाहे नहीं मिला, एम्प्लॉयर को उसे मैटरनिटी बेनिफिट के जो भी उसके बेनिफिट्स बनते हैं इस एक्ट के तहत वो प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये सेक्शन भी क्लियर हो गया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7 दैट इज पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए वुमेन। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये बोला गया है कि मान लो एक फैक्ट्री में एक वुमेन काम करती थी और वो पूरा हक रखती थी, उसका पूरा हक था वो बेनिफिट लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि बेनिफिट लेने से पहले ही वो चल बसी। या फिर हम लोगों ने समझा था ना सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3 की प्रोविजन सेकंड में कि अगर आफ्टर डिलीवरी भी उस वुमेन की डेथ हो जाती है तो भी एम्प्लॉयर लायबल होता है बेनिफिट देने के लिए जब तक कि वो वुमेन जिंदा थी, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कहते हैं वुमेन की डेथ हो जाती है बेनिफिट लेने से पहले ही, तो एम्प्लॉयर करे तो करे क्या, वो क्या करेगा, वो किससे बेनिफिट देगा? तो अभी हमने सेक्शन 6 समझा, उसमें हमने देखा कि वो नोटिस देती है और वो नोटिस में लिखती है अपना नाम भी और अपने नॉमिनी का नाम भी। तो कहते फिर उस दौरान उसने उस नोटिस में जिस नॉमिनी का नाम लिखा था ना, जिस पर्सन का नाम लिखा था एज अ नॉमिनी, तो उस पर्सन को उस बेनिफिट का पैसा मिलता है।
लेकिन फिर वही बात, अगर कहते मान लो उसने नोटिस में किसी भी नॉमिनी का कोई नाम लिखा ही नहीं था, उसका कोई नॉमिनी ही नहीं है, तो फिर कहते जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, फिर इस सिनेरियो में उसे वो पैसा मिलेगा। समझ गए फ्रेंड्स, ये भी सिंपल था सेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8, दैट इज पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। फ्रेंड्स, मिसेस पिंकी XYZ फैक्ट्री में काम करती हैं, प्रेग्नेंट है, पूरा हक रखती हैं ये मैटरनिटी बेनिफिट लेने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हें मैटरनिटी बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मेडिकल बोनस भी मिलेगा। लेकिन रुको जरा, मेडिकल बोनस तभी मिलेगा अगर, क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। अगर कहते जो एम्प्लॉयर है वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीनेटल केयर, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो भी चेकअप वगैरह होती हैं वो, पोस्ट नेटल केयर आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी केयर जो भी चेकअप वगैरह होगी वो, ये उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक, तब क्या है, उस एम्प्लॉयर को उन्हें बेनिफिट के साथ साथ 1000 रुपए का मेडिकल बोनस भी देना पड़ेगा। लेकिन मान करके चलिए वो जो मिसेस पिंकी थी उनका एम्प्लॉयर बहुत बढ़िया था, बहुत दयालु था, उसने क्या करा, उन्हें प्रीनेटल केयर भी प्रोवाइड करी एंड साथ ही साथ पोस्ट नेटल केयर भी प्रोवाइड करी, मतलब डिलीवरी के पहले भी और बाद में भी उसे क्या है केयर प्रोवाइड करेगी, उसे फ्री चेकअप करवाए गए उसके। तो फिर इस सिनेरियो में क्या है, अब ये जो एम्प्लॉयर है वो मिसेस पिंकी को मेडिकल बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये वाली जो केयर है फ्री में नहीं देता है, तब वो क्या है 1000 रुपए का मेडिकल बोनस देगा। अब दूसरा पॉइंट सुनो, वो कहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये जो 1000 रुपए वाली अमाउंट है, इसे नोटिफिकेशन दे करके 3 साल के अंदर अंदर बदल सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। मतलब वो चाहे तो इसे 5000 कर सकते हैं, 10-15 कर सकता है, लेकिन याद रखना मैक्सिमम 20,000 है। इस मेडिकल बोनस के अमाउंट को वो 20,000 से गवर्नमेंट नहीं कर सकती ज्यादा। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर के 8 सेक्शन समझ लिए हैं। अगर आपको सच में समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9, दैट इज लीव फॉर मिसकैरेज एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी वुमेन का मिसकैरेज हो जाता है या फिर कहते प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई मेडिकल रीजंस बने जिसके चलते क्या है डॉक्टर्स को उसकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करनी पड़ी, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन बनती है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या है, फिर वो जो एम्प्लॉयर है ना, वो उस वुमेन एम्प्लॉय को 6 हफ्ते 6 वीक्स के लिए पेड लीव देगा। लेकिन वही यहाँ पर कहते हैं उस वुमेन एम्प्लॉय की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस बात का वो प्रूफ दे अपने एम्प्लॉयर को। फॉर एग्जाम्पल, मान करके चलिए XYZ फैक्ट्री में मिसेस पिंकी काम करती हैं और अनफॉर्चुनेटली क्या है, उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स को मान लो उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी। अब डॉक्टर्स ने उस मिसेस पिंकी को जो सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट क्या है, ऐसा मेडिकल प्रूफ वो जो मिसेस पिंकी है, मतलब वो जो एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉयर को देगी। फिर उस वो जो प्रूफ मिल गया उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्या है, अब एम्प्लॉयर को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है, एक प्रूफ मिल गया ना, तो उसे क्या है, अब उस मिसेस पिंकी को 6 हफ्तों के लिए 6 हफ्तों के लिए क्या है पेड लीव देनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं ना, ऐसे सिनेरियो में भी कहते क्या है, अगर वो वुमेन इस बात का प्रूफ दे दे तो एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि वो उसे 6 वीक्स के पेड लीव प्रोवाइड करे। क्लियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन भी। Now let's talk about section number 9A, that is leave with wages for tubectomy operation. Friends, ये वो वाला ऑपरेशन होता है जब कोई वुमेन चाहती है कि अब मतलब मान लो उसके 2 बच्चे हैं, वो चाहती है कि तीसरा ना हो, ठीक, तो जिन्हें अब फर्दर और बच्चे नहीं चाहिए होते हैं तो वो ये ऑपरेशन करवाती हैं। तो ठीक है, अब ये वाला अगर ऑपरेशन आपने करवाया है कहते, तो इसका भी आप प्रूफ दोगे किसको, अपने एम्प्लॉयर को। तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, जिस दिन आपका ये ऑपरेशन हुआ है उस दिन से लेकर के क्या है 2 हफ्तों तक की आपको लीव देगा। मतलब इस ऑपरेशन के बाद क्या है, फिर उस वुमेन को 2 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। लेकिन वो जो लीव वो पेड लीव होती है, मतलब उसका पैसा नहीं कटेगा, उसे पैसा मिलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे फ्रेंड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो इस सिनेरियो में भी जो आपको लीव मिलती है कहते हैं वो पेड मिलती है। कितने टाइम के लिए, 2 वीक्स के लिए, 2 हफ्तों के लिए। ठीक, ये सेक्शन भी क्लियर।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10। फ्रेंड्स, अब ये वाले सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो सुनो। अगर कहते एक वुमेन एम्प्लॉय है, राइट, वो प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरी की वजह से, प्री मेच्योर डिलीवरी जहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट से पहले बेबी हो जाता है, मिसकैरेज की वजह से या मेडिकल रीजन की वजह से अगर टर्मिनेशन हुई है, या ट्यूबोटॉमी ऑपरेशन की वजह से, मतलब इनमें से किसी भी वजह से अगर क्या है उस वुमेन एम्प्लॉय को कहते इलनेस हुई, कोई वीकनेस हुई, कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में कहते जो एम्प्लॉयर है ना, वो उसे मैक्सिमम 1 मंथ की छुट्टी देगा। अब बात ध्यान से सुनना जो समझने वाली है, जिसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको एग्जाम्पल के साथ सुनना। ये तो हम समझ गए कि इनमें से अगर किसी भी चीज होने के बाद अगर उस लेडी को कोई भी इलनेस, कोई भी हेल्थ इश्यू होता है, तो मैक्सिमम 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी और वो पेड लीव होगी, मतलब पैसा मिलेगा। ध्यान से अब सुनना क्या है, वो ये है, मान लीजिए सेक्शन 6 के तहत एक लेडी ने की डिलीवरी हुई। अगर तो वो नॉर्मल डिलीवरी हुई होती, मतलब उसको बाद में कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ होता, फिर तो 26 वीक्स की छुट्टी मिलनी है, पेड लीव मिलनी है मैक्सिमम, हमें पता है। लेकिन अगर मान लो सेक्शन 6 के तहत डिलीवरी के बाद अगर मान लो उसको कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तो ये 26 वीक्स की छुट्टी तो मिलनी ही मिलनी है सेक्शन 6 के तहत, राइट। प्लस ये सेक्शन 10 के तहत क्या है, उसे साथ में 1 मंथ और एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। मतलब ये 26 वीक्स तो छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, प्लस क्योंकि अगर साथ में उसको हेल्थ इश्यू भी हो गया है तो ये एक्स्ट्रा 1 मंथ की छुट्टी उसे और मिल जाएगी। ऐसे ही अभी अभी हमने सेक्शन 9A में क्या समझा था कि अगर वो ट्यूबोटॉमी ऑपरेशन करवाती है तो उसको 2 हफ्ते की पेड लीव मिलती है, राइट। अगर तो ये सब ठीक रहता तो 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती, लेकिन मान लो इस ऑपरेशन के बाद उससे कोई इलनेस, कोई बीमारी हो गई है, तो उस 2 हफ्ते के साथ साथ एक्स्ट्रा उसको सेक्शन 10 के तहत 1 मंथ की छुट्टी और मिलेगी। बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं, मान लो आपकी छुट्टियां थी गर्मियों की 1 जून से लेकर के 30 जून तक मान के चलो, फिर मान लो कोई इमरजेंसी आनी पड़ी तो आपको 10 दिन और छुट्टी मिल गई। वो जो 10 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिली है ना, उसी एक्स्ट्रा छुट्टी की बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि अगर इनमें से किसी भी चीज के बाद कोई इलनेस, कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो जो छुट्टी मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ एक्स्ट्रा 1 मंथ की छुट्टी और मिलेगी फिर एम्प्लॉयर की तरफ से, और वो छुट्टी भी पेड लीव ही होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। Now let's talk about section number 11, that is nursing breaks. अब इसको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। मान करके चलिए एक XYZ फैक्ट्री में क्या है, मिसेस पिंक की एक एम्प्लॉय है जो कि आफ्टर डिलीवरी अभी भी हो जाने के बाद काम पर वापस आ गई है। तो जब वो काम पे वापस आई हैं तो कहते उन्हें ना 2 ब्रेक्स मिलेंगी अपने काम के दौरान ही, अपने वर्किंग आवर्स के दौरान ही 2 ब्रेक्स मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? सो डैट वो अपने बेबी को फीड कर सके। लेकिन हाँ, उस 2 ब्रेक्स में लंच टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते एक ब्रेक लंच हो गई और एक ब्रेक और हो गई, बस नहीं। लंच ब्रेक अलग बात है और वो 2 जो ब्रेक्स हैं वो एक एक्स्ट्रा 2 ब्रेक्स हैं जो कि उसे उसके बेबी को फीड करने के लिए एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। लेकिन कहते हैं ये जो 2 ब्रेक्स उस वुमेन को मिल रही है, ये कब तक मिलेंगी? जब तक कि उसका वो जो बेबी है वो 15 मंथ्स का नहीं हो जाता। तो जब तक उसका बेबी वो 15 महीने तक का नहीं हो जाता, तब तक उस वुमेन को क्या है, उसके वर्किंग आवर्स के दौरान 2 ब्रेक्स मिलेंगी। लेकिन उस 2 ब्रेक्स में लंच टाइम इंक्लूड नहीं करा गया है। लंच टाइम अलग बात है और वो 2 ब्रेक्स अलग बात है। क्लियर फ्रेंड्स? सिंपल था ये सेक्शन, ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 11A, दैट इज क्रच फैसिलिटी। फ्रेंड्स, अगर कहते किसी भी फैक्ट्री, कंपनी, ऑफिस या एस्टैब्लिशमेंट में 50 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, 50 और मोर देन 50 वर्कर्स अगर किसी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो कहते वहां पर क्या है, क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये क्रच फैसिलिटी क्या है? देखो फ्रेंड्स, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में वुमेन भी काम करती है, तो वो जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं, उनके जो बेबी होते हैं, उनके डे केयर के लिए क्या है, ये क्रच फैसिलिटी होती है जहां पर उनके बेबीज की केयर करी जाती है। ठीक, अब कहते आपको क्या लगता है कि मान लो वुमेन काम यहाँ कर रही है और जो क्रच है वो 5-10 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं।
ये सेक्शन कहता है कि अगर वुमेन मान लो यहाँ पे काम कर रही है ना, तो जो वो क्रच है वो ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए, उसके डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस जगह वो वुमेन काम करती हैं उसके नजदीक ही वो क्रच होना चाहिए। ठीक, ये दूसरी बात भी समझे। तीसरी बात अब ये है, कहते वो जो वुमेन है, वो जो वुमेन एम्प्लॉय है, वो क्रच में कितनी बार जा सकती है अपने बेबी को मिलने के लिए या उसे देखने के लिए। तो फिर कहते हैं कि 4 टाइम्स, वो दिन में क्या है 4 बार उसको अलाउड किया जाता है कि वो क्रच में विजिट कर सकती है, वहां पे जा सकती है। अब ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने वाला है फ्रेंड्स। ये 4 टाइम, एक ये टाइम, एक ये, एक ये, एक ये 4 टाइम्स है कि ये वाले टाइम क्या है, वो क्रच में जा करके अपने बेबी को देख सकती है। इन 4 टाइम के अलावा प्लस एक ये टाइम भी है। ये वो टाइम है जो कि वुमेन को एक एम्प्लॉयज का एक रेस्ट इंटरवल का टाइम होता है। ये कौन सा टाइम है जो एक एम्प्लॉयज के लिए रेस्ट इंटरवल का टाइम होता है। तो मान लो ये जो 4 टाइम है फ्रेंड्स, ये अलाउड करे गए हैं क्रच में जाने के लिए, और ये एक वो टाइम है जो कि एम्प्लॉयज के रेस्ट इंटरवल का होता है। तो वो जो वुमेन एम्प्लॉय है उनका ये जो रेस्ट इंटरवल का टाइम है, वो ब्रेक हो सकती है, लंच ब्रेक, वो कोई भी जो रेस्ट इंटरवल का टाइम है, इन 4 टाइमों के अलावा अगर कहते वो अपनी ब्रेक के दौरान भी क्रच में जाना चाहती है तो वो जा सकती है, उसे रोका नहीं जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाले पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि एक तो 4 टाइम उसे अलाउड करा ही गया है कि वो विजिट कर सकती है क्रच में, लेकिन ये 4 टाइम के अलावा अगर वो अपने किसी ब्रेक के टाइम में भी क्रच में जाना चाहती है तो वो जा सकती है। बिल्कुल क्लियर ये पॉइंट भी। अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कहते हैं अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उस फैक्ट्री का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहते हैं वो या तो रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी तरीके से। मेन मकसद ये होना चाहिए कि इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत जो वुमेन्स के राइट्स बनते हैं, जो उनके हक बनते हैं, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है, कहते हैं कि वो चाहे लिख करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए वुमेन को बताएं कि इस एक्ट के तहत ये आपके बेनिफिट्स हैं, ये आपके हक हैं, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे क्या हक हैं। अब अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि मेरे पास क्या अधिकार है तो वो उस अधिकार का फायदा कैसे ले सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वुमेन को इसके बारे में बताए कि ये आपके राइट्स हैं, आपके हक हैं, आप इन हक के लिए पूरे हकदार हो, आप ये हक लो। समझ गए फ्रेंड्स। आई होप आपको सेक्शन 11A भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 12, दैट इज डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स ये वाला जो सेक्शन है ना, ये भी ध्यान से सुनना, इसके दोनों सबसेक्शन ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसेक्शन 1 के बारे में। सबसेक्शन 1 फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहता है कि मान लीजिए जो XYZ फैक्ट्री में मिसेस पिंकी काम करती है, कहते कि वो ना अपनी पेड लीव पर जा चुकी है। वो आपको पता है ना कि डिलीवरी वगैरह के दौरान उन्हें क्या है, पेड लीव दी जाती है। वो अपनी पेड लीव पे चली गई हैं, वो तो पेड लीव में घर चली गई हैं, लेकिन उसका एम्प्लॉयर ये सोच रहा है क्यों ना अब इसे जॉब से निकाल दिया जाए। तो क्या एम्प्लॉयर कहते हैं ऐसे सिनेरियो में जब एक वुमेन क्या है पेड लीव पर गई हुई है, आप उसे जॉब से डिसमिस कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कहते हैं एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर सकता। और मान लीजिए एम्प्लॉयर क्या है, जब वो वुमेन जो है पेड लीव पर गई हुई है, उसको क्या उसके घर पे नोटिस भेज देता है कि आपको जॉब से निकाला जाता है। अब मिसेस पिंकी परेशान होगी, अरे ये क्या हो गया, मेरे को जॉब से निकाल दिया। तो फिर ये सेक्शन कहता है मिसेस पिंको को आप बिल्कुल मत घबराइए। वो कहते हैं अरे मेरे को नोटिस मिल गया, आप कह रहे हो घबराओ ना। तो फिर ये सेक्शन कहता है कि घबराओ इसीलिए मत क्योंकि वो जो नोटिस है वो वैलिड ही नहीं माना जा रहा। यस फ्रेंड्स, सबसेक्शन 1 यहाँ पे 2 बातें बोलता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात क्या बोली उसने कि जब एक वुमेन क्या है अपनी पेड लीव पे चली गई है, उस दौरान एम्प्लॉयर उसे जॉब से निकाल नहीं सकता। दूसरी बात, अगर वो मान लो उसको जॉब से निकालने का नोटिस भेज भी देता है तो उस नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो क्लियर हो गया ना आपको सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 सुनना बड़े ध्यान से। मान लीजिए फ्रेंड्स, अब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये जो मिसेस पिंकी है ना, इनके ना पेड लीव पे जाने से पहले कहते कि है ये अभी इनकी प्रेगनेंसी का ही टाइम, ठीक है प्रेगनेंसी का ही टाइम, लेकिन अभी वो पेड लीव पे नहीं गई है। पेड लीव पे जाने से पहले ही, लेकिन है वो प्रेग्नेंट, ये याद रखना है, जाने से पहले ही इनका एम्प्लॉयर क्या है, इनको डिसमिस कर देता है।
इनको डिसमिस कर देता है, जॉब से निकाल देता है। हमने सबसेक्शन 1 में समझा था कि पेड लीव के दौरान वो नहीं उसको जॉब से निकाल सकता और नोटिस भी भेजता है तो वैलिड नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है पेड लीव में जाने से पहले ही अगर एम्प्लॉयर ने इसे डिसमिस कर दिया तो फिर, लेकिन थी तो वो प्रेग्नेंट उस दौरान जब उन्हें निकाला गया था जॉब से, राइट। तो फिर कहते इनके पास ये राइट है कि वो क्या है 60 डेज 60 दिनों के विद इन अपील कर सकती हैं कि मुझे मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएं। अब ये बात है कि अगर मान लो जब इन्होंने अपील करी, नो डाउट अब केस तो चलेगा ना, अगर तो अपील में फ्रेंड्स, अगर तो उस अपील में ये बात साबित हो गई कि इन्हें इसलिए डिसमिस करा गया था क्योंकि ये उस फैक्ट्री में फ्रॉड करती थी, मिसकंडक्ट करती थी, थेफ्ट कोई चोरी करती थी, तब इन्हें क्या है जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर अपील के दौरान ये प्रूफ हो जाए कि जब इन्हें डिसमिस करा गया था तो उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं था, क्या नहीं था, चोरी का या फ्रॉड का, मतलब कोई भी गलत रीजन बिल्कुल भी नहीं था, तब इनके अपील करने के बाद क्या है, भले ही कहते ये डिसमिस हो चुकी हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ये सही ही साबित हुई है, फिर भी इन्हें क्या है जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक बार फिर से सुन लो सबसेक्शन 2 क्या कहता है। कहते थी ये प्रेग्नेंट ही लेकिन पेड लीव पर अभी नहीं गई थी, पेड लीव पर जाने से पहले ही इनका एम्प्लॉयर इन्हें डिसमिस कर देता है, जॉब से निकाल देता है, क्योंकि ये कहती है कि थी तो मैं प्रेग्नेंट ही तो मुझे क्या है बेनिफिट्स चाहिए, इसलिए ये क्या है अपील कर सकती है 60 डेज के विद इन। अब अपील में अगर ये प्रूफ हो गया कि ये थी इनोसेंट ही, बिल्कुल एक अच्छी एम्प्लॉय ही थी, तो वो बात अलग है कि किस रीजन से एम्प्लॉयर ने निकाला, लेकिन रीजन जो भी था वो कोई फ्रॉडबाजी वाला नहीं था, तो इन्हें डिसमिस करने के बावजूद भी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर कहते अपील में ये प्रूफ हो गया कि इन्हें इसलिए डिसमिस करा गया था क्योंकि ये फ्रॉड करती थी, ये कंपनी में घोटाले करती थी, तो फिर इनको क्या है मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। आई होप ये सेक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 13 दैट इज नो डिडक्शन ऑफ वेजेस इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स नो डिडक्शन ऑफ वेजेस तो आप समझ गए होंगे ना कि जो वुमेन एम्प्लॉय है उसकी जो वेजेस है वो डिडक्ट नहीं की जा सकती, काटी नहीं जा सकती, कम नहीं करी जा सकती। लेकिन वो कौन से सर्टेन केसेस हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला केस बनता है वर्किंग नेचर ड्यू टू प्रेगनेंसी। वर्किंग नेचर कैसे फ्रेंड्स, मान करके चलिए पहले एक वुमेन एम्प्लॉय क्या थी, वो हैवी लिफ्टिंग वाला वर्क करती थी, हैवी लोड वाला काम करती थी। नो डाउट प्रेगनेंसी के चलते वो हैवी वर्क नहीं कर सकती, वो लाइट वर्क कर रही है, वो हल्का फुल्का काम कर रही है। तो इसका एम्प्लॉयर बोला अरे मैडम अब तो आप भारी काम तो कोई करती नहीं हो, हल्का फुल्का काम करती हो, पहले से कम काम करती हो, तो हम आपकी वेजेस डिडक्ट करते हैं। तो फिर ये सेक्शन 13 बोलता है खबरदार एम्प्लॉयर, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कहते कि भले प्रेगनेंसी की वजह से आप वो पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके वेजेस या उसके सैलरीज में कटौती कर दो, नहीं कर सकते वो ऐसे। जितनी सैलरी जितने वेजेस उसे पहले नॉर्मल डेज में मिलते थे उतने ही अब भी मिलेंगे, चाहे कहते वो काम अब पहले से कम कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स। दूसरा केस हमने जो कि अभी सेक्शन 11 में समझा कि उसको नर्सिंग ब्रेक्स मिलती है, 2 ब्रेक मिलती है ना उसे, सो डैट वो अपने बेबी को फीड कर सके। तो उसका एम्प्लॉयर बोल रहा है आप तो बीच में 2 ब्रेक्स लेती हैं, वर्किंग आवर्स के दौरान काम छोड़ करके जाती हैं, तो हम आपके वेजेस को रिड्यूस करेंगे, हम उसे डिडक्ट करेंगे। तो फिर से सेक्शन 13 बोलता है कि एम्प्लॉयर तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले कहते हैं वो बीच में 2 ब्रेक्स लेती हैं, लेकिन खबरदार अगर उसकी सैलरी में कटौती करी तो समझ गए ना फ्रेंड्स। ये वो 2 केसेस हैं कि चाहे अगर वो पहले से अब कम काम कर रही है या बीच में उसे ब्रेक्स लेनी पड़ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसके वेजेस या सैलरीज रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जितनी उसे नॉर्मल डेज में पहले मिलती थी वेजेस और सैलरीज उतनी ही अब भी मिलेंगी। क्लियर फ्रेंड्स ये सेक्शन भी गुड। Now let's talk about section number 14 that is appointment of inspectors। अब कहते हैं जो गवर्नमेंट है ना उसके पास ये पावर है कि वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन क्यों यार, क्या जरूरत पड़ गई? कहते हैं अब ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते भी है या नहीं, ये कौन चेक करेगा? इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर को इसलिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि ये एक्ट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं।
तो इसके इंस्पेक्शन के लिए वो अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर्स को। लेकिन अब कौन सा इंस्पेक्टर कौन से एरिया में काम करेगा ये भी कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक इंस्पेक्टर हरियाणा स्टेट के लिए अपॉइंट करा है, तो वो क्या है, अब हरियाणा स्टेट के रिलेटेड जो मैटरनिटी बेनिफिट्स जो इश्यूज होंगे ना सारे, वो पर्सन देखेगा। अगर गवर्नमेंट ने एक पंजाब स्टेट में अपॉइंट करा है इंस्पेक्टर, तो वो पंजाब स्टेट वाला जो इंस्पेक्टर होगा वो पंजाब में मैटरनिटी बेनिफिट के रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो उन्हें देखेगा। क्लियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल सेक्शन था, आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 15, दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स। पिछले सेक्शन में हमने ये समझ लिया था कि गवर्नमेंट क्या है, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है, राइट। लेकिन वो इंस्पेक्टर के पास क्या पावर है, क्या हक है, ये भी तो जानने जरूरी है ना। तो चलिए अब हम ये वाले सेक्शन में समझते हैं। अगर मान लो एक इंस्पेक्टर है फ्रेंड्स, उसको ना XYZ फैक्ट्री के एम्प्लॉयर पे ना कुछ शक है, कहता है यार ये मुझे लगता है जो बंदा है ना ये इस एक्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, ये प्रॉपर्ली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो वो अब जा सकता है वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहली पावर ये है उस इंस्पेक्टर के पास कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंट्री कर सकता है। मतलब अगर वो किसी फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में, कंपनी में जाकर के इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो जा सकता है, उसे रोकेगा नहीं कोई, वो बड़े आराम से वहां पे एंट्री कर सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहता है, कोई रजिस्टर्स चाहता है, नोटिस चेक करना चाहता है, तो वो चेक कर सकता है। मतलब उसे वहां पे अब एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा हाँ जी आप कौन आ गए, हमने आपको रजिस्टर्स दिखा रहे, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस इंस्पेक्टर के पास कहते हैं पावर होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, आपको कह सकता है ये रजिस्टर दिखाइए, ये नोटिस दिखाइए, आपको दिखाने पड़ेंगे उसे। ऐसे ही इसके बाद कहते हैं वो किसी भी एम्प्लॉय के साथ भी वहां पे कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है जी, ये कौन है, ये इंस्पेक्टर है और ये वहां की एक एम्प्लॉय है, एक वुमेन एम्प्लॉय है। अब वो जो इंस्पेक्टर है ना वो इससे बातचीत करना चाहता है, पूछना चाहता है कि बताइए क्या आपको यहाँ पे आपकी फैक्ट्री में बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आज तक कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि वुमेन को बेनिफिट्स ना मिले हो, क्या आपको टाइम पे पेमेंट्स मिल जाती है। ये सब कुछ अगर वो पूछना चाहता है तो वो यहाँ पे काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय से पूछ सकता है। लेकिन इसी पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, वो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए एक ये एम्प्लॉय है और इसी फैक्ट्री में एक ये एम्प्लॉय है, इंस्पेक्टर मान लो पहले इसके पास गया, जो जो इससे पूछा इसने बता दिया। अब मान लो वो इसके पास जाता है, इसको पूछता है ये सब कि आज तक एम्प्लॉयर ने कोई ऐसा तो नहीं करा कि किसी वुमेन को बेनिफिट देने से मना कर दिया हो या उसको बेनिफिट ना प्रोवाइड करे हो, ये सब वो इससे मान लो पूछ रहा है। और पता क्या होता है, मान करके चलिए इस फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है ना उसने ऐसा एक दो वुमेन के साथ मान लो करा था कि उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करे थे, और मान करके चलिए ये वाले एम्प्लॉय को इस बात का पता है, लेकिन ये सोचती है यार अगर मैंने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट बोल दिया है ना तो मैं तो फंसूंगी खामखा, कहते मैं क्यों अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ भी बोलूं, या मान लो खुद इसकी भी मिली भगत है बीच में, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये एम्प्लॉय क्या है इस इंस्पेक्टर को जवाब नहीं देना चाहती। तो ऐसे वाले सिनेरियो में क्या है, कहते ये जो इंस्पेक्टर है इस फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा, वो एम्प्लॉय की मर्जी है। अगर तो वो इंस्पेक्टर की बातों का उन्हें जवाब कहते हैं आंसर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं कि सॉरी हम आपकी किसी बात का कोई आंसर नहीं दे सकते, तो इंस्पेक्टर यहाँ पे उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। क्लियर फ्रेंड्स ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या समझा था कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकता है। दूसरा हमने समझा था कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स और नोटिस को चेक कर सकता है। नेक्स्ट हमने समझा था कि वो किसी भी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है, पूछताछ कर सकता है। अगला पॉइंट अब आ जाता है कि वो एम्प्लॉयर, उस फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है उसके पास भी जा सकता है, उससे भी मिल सकता है। क्यों? वो वहां पर एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि मुझे वुमेन्स के नेम एंड एड्रेस बताइए जो आपकी फैक्ट्री में काम करती है, या वो एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि पेमेंट की डिटेल्स दिखाइए, आज तक कहते हैं आपने जितनी वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट दिए हैं वो जो पेमेंट की डिटेल्स हैं, कितने बेनिफिट दिए हैं वो मुझे डिटेल्स दिखाइए। या वो ये भी बोल सकता है, आपको पता है ना फ्रेंड्स कि वो जो वुमेन होती है उसको जब पेड लीव चाहिए होती है तो वो नोटिस देती है ना, हमने समझा था ना कि वो नोटिस देती है अपने एम्प्लॉयर को पहले।
तो वो फिर एम्प्लॉयर को वो बोल सकता है, इंस्पेक्टर, कि जो जो आज तक आपको वुमेन्स ने नोटिस दिए हैं ना, वो नोटिस में जरा हमें दिखाइए। तो वो ये सब चीजों की डिमांड कर सकता है एम्प्लॉयर से। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि इंस्पेक्टर को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी ले सकता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर फ्रेंड्स कि वो किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी ले सकता है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 16, दैट इज इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। सबसे इजी, सबसे आसान सेक्शन है ये फ्रेंड्स। अभी अभी हमने जो इंस्पेक्टर्स की पावर्स की बात करी थी ना, समझा ना अभी हमने, तो कहते हैं वो जो इंस्पेक्टर है ना, आईपीसी इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 21 के तहत उसे पब्लिक सर्वेंट माना गया है। कितना सिंपल है ना ये सेक्शन। गुड, समझ गए ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने सेक्शन 16 तक ये एक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोगों का 1 मिनट लेना चाहूंगी जरा। तो फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब बटन के साथ जो ज्वाइन बटन शो रहा है ना, प्लीज मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें प्रीमियम कंटेंट के लिए। सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 89 रुपीज, आपकी पिज्जा से कॉस्ट से भी कम है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, मेनली मेंबरशिप में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। एक तो यहाँ पे एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। दूसरा जो नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो आपको नॉर्मली जो नोट्स के प्राइस है ना, उससे हाफ प्राइस पे नोट्स मिलते हैं अगर आप चैनल के मेंबर हो तो। तीसरा बेनिफिट, जो भी एक्स की प्लेलिस्ट होती है ना, वो अगर आपको फुली प्लेलिस्ट चाहिए प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। अगर आप रियली सीरियस है ना, तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करेंगे। एंड और बात फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्ट के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले, हाँ फ्रेंड्स, वीडियो रियली यूजफुल लग रही है तो एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now let's talk about section number 17, that is power of inspector to direct payments to be made. फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेक्शन अब ये कहता है कि अगर किसी फैक्ट्री की कहते कोई वुमेन एम्प्लॉय ये क्लेम कर दे, क्या, 2 बातें फ्रेंड्स, अगर वो 2 बातें क्लेम कर देगी ना, लेकिन कौन से 2 बातें। सबसे पहली बात, अगर कहते वो वुमेन एम्प्लॉय ये क्लेम कर रही है कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिए गए, या फिर सेक्शन 7 के तहत उसे जो बेनिफिट्स मिलने थे, जो अमाउंट मिलना था, उसे वो नहीं दिया गया। एक बात तो ये, इन शॉर्ट, वो ये क्लेम कर रही है कि इस एक्ट के तहत जो भी उसके बेनिफिट्स लेने का हक था, या इस एक्ट के तहत जो भी अमाउंट उसे मिलना था, वो उसे जानबूझकर गलत तरीके से देने से रोका गया है। ठीक। दूसरा वो कौन सा क्लेम कर रही है कि उसे डिसमिस कर दिया गया। कब कर दिया गया? जब वो अपनी मैटरनिटी लीव पर थी, उस दौरान उसे जॉब से निकाला गया है। जब कहते हैं वुमेन एम्प्लॉय, ये 2 बातें, कौन सी 2 बातें फ्रेंड्स? अभी हमने क्या समझा? पहली कौन सी बात? बिल्कुल ठीक, कि उसको क्या है, इस एक्ट के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स और जो भी अमाउंट बनता था वो नहीं दिया गया। दूसरा, उसके लीव के दौरान क्या है, उसको जॉब से डिसमिस करा गया है। जब एक वुमेन एम्प्लॉय ये 2 बातें क्लेम करती है, तो अब वो करे क्या? उसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब वो करे क्या? तो कहते हैं यहाँ पर वो वुमेन एम्प्लॉय क्या करेगी, इंस्पेक्टर के पास जाएगी। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इंस्पेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसके पावर्स एंड ड्यूटीज भी आप समझ चुके हो। तो फिर वो वुमेन जो एम्प्लॉय है, जिसको या तो इस एक्ट के बेनिफिट्स नहीं दिए गए या उसको जॉब से निकाला गया है, तो कहते हैं वो इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट करेगी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एक वुमेन एम्प्लॉय गई इंस्पेक्टर के पास, जाकर के बोला कि इंस्पेक्टर जी, दरअसल क्या हुआ, मेरे एम्प्लॉयर ने ना मेरे को बेनिफिट्स नहीं दिए, या वो जाकर के बोले कि मेरे को ना एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया। कब जी? जब मैं मैटरनिटी लीव पर थी। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ कहने मात्र से ही उस इंस्पेक्टर ने यकीन कर लिया? नहीं, वो प्रॉपर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, पूरी जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। चलो जी, इंस्पेक्टर ने अपने लेवल पे सारी की सारी इंक्वायरी कर ली। अब क्या होगा? अब जो कहते हैं इंस्पेक्टर है ना, वो ऑर्डर देगा। अगर तो उसको लगा कि यहाँ पर सच्ची में उस वुमेन एम्प्लॉय के साथ गलत हुआ है, वो हक रखती थी बेनिफिट्स लेने का लेकिन उसे नहीं दिए गए हैं, तो वो एम्प्लॉयर को ऑर्डर देगा कि इसकी जो भी पेमेंट्स बनती है, जो भी अमाउंट इस एक्ट के तहत देना बनता है, इसे दो, प्रोवाइड कराओ इस वुमेन एम्प्लॉय को। ठीक। दूसरा,
अगर मान लो इंस्पेक्टर को ये लगता है कि इसे जो जॉब से निकाला गया है वो एम्प्लॉयर ने गलत करा, क्योंकि आप जानते हो ना फ्रेंड्स कि उस लीव के दौरान पे तो एम्प्लॉयर अगर नोटिस भी भेजता है डिसमिस करने का तो वो भी वैलिड नहीं माना जाता। तो इंस्पेक्टर कहते हैं फिर अब होते कौन उसे उसी लीव के दौरान बाहर निकालने वाले जॉब से। तो यहाँ पे वो ऑर्डर दे सकता है कि उसे जॉब पे दोबारा रखिए। अब अगर मान लो कहते इंस्पेक्टर ने तो अपना ऑर्डर दे दिया कि उसको उसका अमाउंट दो जितना हक बनता है, जॉब से निकाले तो दोबारा जॉब पे रखो, ठीक। लेकिन मान लो इंस्पेक्टर के इस फैसले के अगेंस्ट है एम्प्लॉयर, वो जो कंपनी है, वो जो फैक्ट्री है, वो इस फैसले के अगेंस्ट है। तो अब फिर एम्प्लॉयर क्या करे? तो एम्प्लॉयर कहते 30 डेज के विद इन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है, और वो जो अथॉरिटी है उसे गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है, ठीक। तो एम्प्लॉयर क्या है 30 डेज के अगेंस्ट 30 डेज के विद इन क्या है फ्रेंड्स, अपील कर सकता है इंस्पेक्टर के फैसले के अगेंस्ट। एक और बात, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फिर फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, इंस्पेक्टर का या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स दो बातें आ जाती हैं। अगर तो नो अपील, मतलब इंस्पेक्टर ने जब अपना डिसीजन सुनाया, एम्प्लॉयर ने फर्दर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास अपील नहीं करा, तो उस दौरान फिर इंस्पेक्टर का डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कहते अपील हो जाती है, मतलब इंस्पेक्टर ने जब अपना डिसीजन दिया, एम्प्लॉयर को वो डिसीजन सही नहीं लगा, उसने क्या है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास अपील करा, तो फिर ये वाले सिनेरियो में जो फाइनल डिसीजन है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का माना जाएगा। तो समझ गए ना, अपील हुई तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल, अपील नहीं हुई तो इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब आगे कि अगर मान लो जो वो अमाउंट बनता था देने वाला पैसा जो वुमेन को, वो जो एम्प्लॉयर है उसे नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्पेक्टर कहते कलेक्टर को इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट देगा कि ये इतना अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर से क्या है रिकवर करना है। तो कलेक्टर कहते उसको कैसे रिकवर करेगा, लैंड रेवेन्यू की तरह ही, जैसे जमीन के कर्ज को वसूल किया जाता है ना, ठीक उसी तरह से वो इस पैसे को एम्प्लॉयर से वसूल करेगा, रिकवर करेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक। तो एग्जाम्पल मान करके चलो कि एक XYZ फैक्ट्री में मिसेस पिंकी है एंड वो क्या हुआ, मैटरनिटी लीव पर चली गई। आपको पता है ना 26 वीक 26 वीक्स के लिए छुट्टी मिलती है। तो वो उसी टाइम के दौरान क्या है, वो देखते हैं कि यार मुझे तो, क्योंकि आपको पता है वो जो लीव होती है वो पेड लीव होती है ना, उनको उनके सैलरी का पैसा पूरा मिलता है। लेकिन वो देखते हैं कि इस छुट्टी के दौरान पे उनको सैलरी मिली नहीं, उनको पैसा मिला ही नहीं। दूसरा, जब वो अपने 26 वीक्स की कहते हैं छुट्टी बिता करके जाती है ना अपनी XYZ फैक्ट्री में दोबारा, तो उनका एम्प्लॉयर कहता है सॉरी, आप अपनी जॉब खो चुके हैं, आपका रिप्लेसमेंट हो चुका है, आप घर वापस जा सकती है। तो फिर वो जो मिसेस पिंकी थी वो कहती ये क्या, एक तो पहले इन्होंने मेरे को पेड लीव थी लेकिन इन्होंने मेरे को पैसा दिया नहीं, दूसरा मेरे को लीव के दौरान इन्होंने क्या करा, जॉब से भी निकाल दिया। क्यों जॉब से निकाला, क्योंकि मैं घर पर थी और मैं लीव लेकर गई थी मैं, फिर भी इन्होंने मेरे को जॉब से निकाल दिया। तो मिसेस पिंकी सोचती है यार ये तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का वायलेशन करा है इन्होंने, ये तो गलत है। तो मिसेस पिंकी क्या है, इंस्पेक्टर के पास चली जाती है और सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर कहता अच्छा, उसने भी पूरी जांच पड़ताल करी, सब देखा, एकदम इंक्वायरी वगैरह उसने करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। तो फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो इंस्पेक्टर क्या है, एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे देता है कि तुम क्या एक तो इसका जितना पैसा बनता था वो दो, दूसरा इसको तुम जॉब से नहीं निकाल सकते हो, ये दोबारा काम पे आएगी। तो होता पता क्या है फ्रेंड्स, जो वो एम्प्लॉयर था वो कहता हमें भी पता है, एम्प्लॉयर बोल रहे हैं मुझे भी पता है कि ऐसे लीव के दौरान हम अपने एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल सकते। कहता लेकिन हमने इसको इसलिए निकाला क्योंकि ये फ्रॉड करती थी। तो इंस्पेक्टर कहता नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सही है। तो यहाँ पे आप समझ लो एम्प्लॉयर क्या है, इंस्पेक्टर के फैसले के अगेंस्ट है। तो एम्प्लॉयर ने क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास अपील कर दी। कहते हैं कि वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बोलता है कि हमने तो इसको इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि ये थेफ्ट करती थी, फ्रॉड करती थी, तो क्यों इसे हम मैटरनिटी बेनिफिट दे और क्यों हम इसे जॉब पे निकाले। क्योंकि आप जानते हो फ्रेंड्स ये एक एक्सेप्शनल केस है कि ऐसे सिनेरियो में आप क्या लीव के दौरान भी उस एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हो, है ना। तो फिर अब यहाँ पे अगर मान लो ये साबित हो गया
कि वो जो एम्प्लॉयर था वो सही था, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फिर एम्प्लॉयर के फेवर में बोलेगी। लेकिन अगर ये बात प्रूव नहीं हुई, जो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हमने फ्रॉड की वजह से इसको डिसमिस करा और बेनिफिट्स नहीं दिए, अगर ये बात फ्रेंड्स गलत साबित हो गई, तो फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी ये ऑर्डर दे देगी कि एम्प्लॉयर सुनो, आपको मिसेस पिंकी को उसका जितना अमाउंट बनता है वो देना पड़ेगा, साथ ही साथ आप उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। अब मान लो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद भी जो एम्प्लॉयर है ना, वो अड़ा है अपनी बात पे, मैं खुद कहता है इसको पैसा मैं नहीं दूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या है, अब जो कलेक्टर है फिर उस पैसे को लैंड रेवेन्यू की तरह ही, जमीन के कर्ज की तरह ही उससे वसूल करेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल से अब ये पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 18, दैट इज फॉरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। फ्रेंड्स ये सेक्शन बता क्या कहता है, अगर मान लीजिए सेक्शन 6 के तहत क्या है, वो जो वुमेन एम्प्लॉय है, कहते हैं वो क्या मैटरनिटी लीव ले चुकी है अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है जी, लेकिन अगर कहते वो मैटरनिटी लीव उसने ले ली है, मतलब उसको 26 वीक्स की मैक्सिमम छुट्टी मिल गई, राइट, और उसी छुट्टी के दौरान कहते अगर वो किसी भी, सेक्शन क्या कहता है, किसी भी फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में, ऑफिस में, कंपनी में जाकर के वो काम करती है, किस दौरान, वो अपनी मैटरनिटी लीव के दौरान, तो यहाँ पर जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, एम्प्लॉयर की तरफ से कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, ये क्या है फ्रेंड्स, एक XYZ फैक्ट्री है, ठीक है, और ये जो है मिसेस, ये क्या है, इस फैक्ट्री की एम्प्लॉय है। सेक्शन 6 के तहत क्या है, इन्हें मैटरनिटी लीव मिल जाती है। अब हमें पता है ये टाइम इनकी रेस्ट के लिए है कि जाइए और रेस्ट करिए, आपको लीव, आपको पता ना लीव तो पेड होती है, मतलब इस 26 वीक के दौरान ये जो उसके 26 जो हफ्ते होते हैं, जो उसके मैटरनिटी लीव का टाइम है, ये XYZ फैक्ट्री से मैटरनिटी बेनिफिट्स के रूप में अपनी पेड लीव ले रही है, पैसा ले रही है। इसने बोला यहाँ पे तो मेरे को छुट्टी है फिलहाल, राइट, और पैसा तो मिल ही रहा है, एक काम करती हूँ, अब मैं ABC कंपनी में जाकर के क्या है, इस छुट्टियों के दौरान पे इधर काम करना शुरू कर देती हूँ, इधर से तो पेड लीव के रूप में पैसा आ ही रहा है, इधर काम करना शुरू कर देती हूँ, यहाँ से भी पैसा आएगा, ठीक, और एम्प्लॉयर को इस बात का पता चल जाता है। अब ये वाली फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है उसे पता चल जाता है कि उसकी वो जो वुमेन एम्प्लॉय है जिसने सेक्शन 6 के तहत क्या है मैटरनिटी लीव ली थी, वो क्या है यहाँ से पेड लीव का पैसा ले रही है, और वो रेस्ट का टाइम था, उसकी छुट्टी का टाइम, उसको आराम करने के लिए जो दिया गया था, वो आराम करने के बजाय इधर जाकर के पैसा कमा रही है। तो फिर ये कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, इसको मिलने वाले जो मैटरनिटी बेनिफिट्स थे उसको फॉरफिट कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो मतलब यहाँ पे आप डबल गेम नहीं खेल सकते कि अपनी वाली फैक्ट्री में जाकर के आपने मैटरनिटी लीव ले ली, वहां पे पेड लीव का पैसा ले रहे हो, और वो छुट्टी के टाइम पे आप रेस्ट करने के बजाय कहीं और जाकर के काम कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर को इस बात का पता चल गया तो समझो आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स कैंसिल। समझ गए फ्रेंड्स? ये सेक्शन भी क्लियर? गुड। Now let's talk about section number 19, that is abstract of act and rules thereunder to be exhibited. फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये सेक्शन ये कहता है कि यहाँ पे ना जो कंपनी का ऑनर है या एम्प्लॉयर कह लो, उसकी ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेवारी बनती है कि वो क्या है, जितने भी ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के रूल्स है ना, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आप एक सार बोल सकते हो, एक समरी बोल सकते हो, कि वो उसको लगाए, उस लैंग्वेज में डिस्प्ले करे जो लैंग्वेज वहाँ के एम्प्लॉयज क्या है कॉमनली समझते हैं। फिर वो लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कोई भी हो सकती है, जिसे उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज क्या है समझते हैं आसानी से। तो वो वाली लैंग्वेज में क्या है कहते हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो आपको उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बना करके लगाना चाहिए, और डिस्प्ले ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे वुमेन्स का आसानी से ध्यान जाए कि ये क्या लिखा है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, क्यों ये कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लगाना जरूरी है, क्यों इसे डिस्प्ले करना जरूरी है, एंड क्यों उस लैंग्वेज में लगाना जरूरी है जो कि एम्प्लॉय समझते हैं। इसका पर्पस ये है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इससे क्या है, वुमेन को पता होगा कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसके हक क्या क्या है। दूसरा, ये जो बेनिफिट्स हैं मैटरनिटी के या मैटरनिटी लीव मिलती है, जो उनके सेफ्टी रूल्स क्या क्या बताए गए हैं इस एक्ट में। देखो, जब उन्हें कोई बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब हमारे स्कूल में भी जो हमारा नोटिस होता था वो एक प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया जाता था, तभी पता चलता था कि क्या नोटिस है, टाइम टेबल्स हैं प्रॉपर्ली डिस्प्ले किए जाते थे,
तभी पता चलता था क्या है, ये सब क्यों होता था, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि उनका क्या टाइम टेबल है या क्या नोटिस है या कब हॉलीडे हो रही है, ये सब पता हो, राइट। तो जब पता ही नहीं होगा तो अब कैसे उस हिसाब से काम करोगे। इसीलिए तीसरा, यहाँ पे वुमेन को पता हो कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। चौथा, अगर मान लो किसी वुमेन के साथ गलत होता है, लाइक उसे डिसमिस कर दिया लीव के दौरान या फिर उसे उसके बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वुमेन को कहते पता तो हो कि उस पर वो कंप्लेंट भी कर सकती है, और किसके पास कंप्लेंट कर सकती है। ठीक, अगर मान लो एक वुमेन आई है आपकी जॉब पे, आपकी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे ना यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब उसे पता ही नहीं है तो क्या वो नोटिस देगी? नहीं। अगर मान लो उसको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड दिए गए, गलत तरीके से उसके बेनिफिट्स को रोक लिया गया, लेकिन उसे पता ही नहीं है बेचारी को कि कंप्लेंट भी वो इंस्पेक्टर के पास कर सकती है। बताओ, जब उसे पता ही नहीं होगा तो क्या वो अपने हक के लिए कंप्लेंट करेगी? क्या वो अपने हक के लिए आवाज उठा पाएगी? नहीं। तो उसे सारे अपने हक पता हो, उसे बेनिफिट्स पता होने चाहिए कि उस एक्ट के तहत उसे क्या बेनिफिट्स मिलने हैं, क्या फैसिलिटीज मिलनी है। तो इसीलिए कहते हैं ये जरूरी है, एम्प्लॉयर की फर्ज बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट को उसी लैंग्वेज में लिखे ताकि समझ सके वुमेन की इसमें लिखा क्या है। अब मान लो वुमेन को इंग्लिश समझ में नहीं आती और आपने इंग्लिश में डिस्प्ले लगाया तो उसे क्या समझ आएगा, राइट। तो इसीलिए, और आप कौन सी जगह पे, कैसी जगह पे ये लगाओगे जहां पे वुमेन का ध्यान जाए, लाइक कैंटीन में लगा दिया, एंट्री गेट पे लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 20, दैट इज रजिस्टर्स एक्सेट्रा। बहुत सिंपल है ये सेक्शन। ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी फ्रेंड्स एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स है, मस्टर रोल्स है, अटेंडेंस वगैरह, ये सब कुछ उसे क्या है, प्रॉपरली मेंटेन करके रखना जरूरी है। कौन सी फॉर्म में? उसी स्पेसिफिक फॉर्म में, उसी मैनर में जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है। मतलब कि उसने पूरा एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर्स पूरा मेंटेन करने होते हैं कि कितने बेनिफिट्स दिए गए हैं, कितनी वुमेन्स ने आज तक नोटिस दिया था, कितनों को बेनिफिट्स, कितने बेनिफिट्स दिए गए हैं, कितना अमाउंट की पेमेंट करी गई है, कौन कौन से वुमेन उनकी फैक्ट्री में काम करती हैं। तो ये सब कुछ का एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर मैनर में, कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रिस्क्राइब करा है। लेकिन क्यों, इसका पर्पस क्या है, क्या जरूरत है कहते हैं ये रिकॉर्ड्स बनाने की या फिर ये रजिस्टर्स मेंटेन करने की? सो डैट अगर इन फ्यूचर मान लो, ठीक है, इंस्पेक्टर आता है, उसे इंस्पेक्शन करनी है, तो यही रिकॉर्ड्स, यही रजिस्टर्स तो उसके काम आएंगे, राइट। या फिर अगर मान लो कोई वुमेन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट बोल रही है कि उसने मुझे बेनिफिट्स नहीं दिए थे, तो फिर अब अगर एम्प्लॉयर ने प्रॉपर रजिस्टर बना करके, रिकॉर्ड बना करके रखा होगा, तो अगर एम्प्लॉयर सही है तो वो उसे ऐसा प्रूफ क्या है, प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसलिए ये चीजों का बनाना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो आई होप ये सिंपल था सेक्शन, आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 21, दैट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट बाय एम्प्लॉयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना दो बातें बोली गई है। सबसे पहले तो बोला गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर क्या है, मेजर मिस्टेक करता है। दूसरा बोला गया है अगर वो जनरल वायलेशन करता है इस एक्ट की। तो आप लोग जानते हो ना कि इस एक्ट के तहत मेजर, सबसे बड़ी मिस्टेक एम्प्लॉयर की किसे माना गया है? जल्दी से वीडियो पॉज करके जरा बोल दीजिए अपने आप को कि वो दो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है इस एक्ट के तहत। बिल्कुल ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को सबको पता होगा, तो अपनी अपनी पीठ खुद ही थपथपा लो, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहली मिस्टेक ये है कि वो एम्प्लॉयर क्या है, इस एक्ट के तहत जो मैटरनिटी बेनिफिट्स बनते हैं और जो अमाउंट देना बनता है एम्प्लॉय को, वो प्रोवाइड नहीं करता है। गुड। अच्छा, दूसरी मिस्टेक, बिल्कुल ठीक, वो क्या है, वुमेन को मैटरनिटी लीव के दौरान ही डिसमिस कर देता है जॉब से। बिल्कुल ठीक, ये दो मेजर मिस्टेक्स है जो कि इस एक्ट की मानी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो इसकी सजा क्या है? तो सजा ये है, कहते मिनिमम उसको 3 महीने की और मैक्सिमम 1 साल तक की उसको क्या है, जेल हो सकती है। वही जो फाइन की बात करूं तो 2000 से लेकर के 5000 तक का उसको फाइन लग सकता है। लेकिन कोर्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स, इसमें जो कोर्ट है ना फ्रेंड्स, अगर वो कोई स्पेशल रीजन दे दे कि ये एक रीजन है जिसके चलते क्या है, हम उसके सजा को कम कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। चाहे वो फाइन कम कर रहे हैं या उसको फाइन नहीं लगा रहे, सिर्फ और सिर्फ जेल कर रहे हैं, या जेल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ फाइन कर रहे हैं, मतलब अगर वो सजा कम कर रही है कोर्ट, तो वो कौन सा स्पेशल रीजन है, कहते हैं वो क्या कारण है कि कोर्ट सजा कम कर रही है एम्प्लॉयर की, उसे ये बात रिटर्न में देनी होगी कि वो ये रीजन है
जिसकी वजह से वो सजा कम कर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो सभी को मेजर मिस्टेक वाला पॉइंट क्लियर हुआ। आज जो अब जनरल वायलेशन की ओर, मतलब ये वाली मिस्टेक नहीं, लेकिन हाँ इस एक्ट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, किसी और रूल को मान लो तोड़ दिया है तो कहते हैं उसको 1 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन लग सकता है, और दोनों भी। अब एक छोटू सा प्रोविजो है, सुनिए। अगर मान लो एम्प्लॉयर को बोला गया कि आप क्या है उसको जो उसका अमाउंट बनता है, मान लो ये वाली वुमेन फ्रेंड्स, ये वुमेन एम्प्लॉय है XYZ फैक्ट्री की, और बोला गया था कि इसको क्या है, इसका जो भी हक बनता है, अमाउंट जो भी बनता है उसको दीजिए, लेकिन एम्प्लॉयर क्या है वो देता नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, कहते हैं उस पैसे को रिकवर करके, वसूल करके एम्प्लॉयर से एक फाइन के रूप में, समझ गए, फाइन के रूप में वो उसको क्या है उस पैसे को रिकवर करके इस वुमेन को जिसका वो हक बनता था उसे प्रोवाइड करवा देगी। क्या समझे? अगर इस प्रोविजन में आप कंफ्यूज हो तो ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। मान लीजिए ये एक वुमेन एम्प्लॉय है XYZ फैक्ट्री की, और इसके मान के चलो कि 25,000 रुपए क्या है बनते थे, इस एक्ट के तहत अमाउंट बनता था जो कि इसको देना था, और सपोज करिए एम्प्लॉयर ये अमाउंट नहीं देता है। अब कोर्ट क्या कर रही है, इस अमाउंट को फाइन के रूप में ट्रीट कर रही है। 25,000 का फाइन मान करके क्या है, फाइन बना करके वो क्या है एम्प्लॉयर से रिकवर कर लेती है उस अमाउंट को, और रिकवर करने के बाद वो इस वुमेन को दे देती है ये अमाउंट जो एक्चुअल में इस अमाउंट का हक रखती थी। समझ गए फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को सेक्शन 21 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22, दैट इज पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। इसको ना फ्रेंड्स एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल ही सुन लो। तो मान करके चलिए फ्रेंड्स, ये कौन है, ये है मिस्टर पिंकू। ये कौन है फ्रेंड्स? मिस्टर पिंकू इंस्पेक्टर है। ये कौन है? इंस्पेक्टर है। और ये पता क्या करता है फ्रेंड्स, ये ना इधर इस XYZ फैक्ट्री में जाता है। क्यों जाता है ये तो आप समझदार हो, ये इंस्पेक्शन करने ही तो गया होगा। तो दरअसल ना ये जाता है इस फैक्ट्री में चला गया, और ये कौन है, इस फैक्ट्री का जो मान लो मैनेजर है, एम्प्लॉयर का आगे मैनेजर है, ठीक है। तो ये ना इसको बोलता है मैनेजर को कि हमें ना आप जरा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, मुझे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, रजिस्टर चेक करने हैं कि आपने कितनी वुमेन्स को मैटरनिटी लीव दी है, कितना पैसा दिया है, ये सब कुछ मुझे चेक करना है, तो जरा मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाइए। पता क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो महान हस्ती है ना, ये जो मैनेजर है, ये पता है इस इंस्पेक्टर को क्या बोला कि तो ओ सो सॉरी, अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम लोग बिजी हैं, हम डॉक्यूमेंट्स आपको चेक नहीं करवा सकते। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्पेक्टर को डॉक्यूमेंट्स चेक करने से रोका गया। दूसरा, आप जानते हो ना कि इंस्पेक्टर क्या है, इस फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज से भी पूछताछ कर सकता है। तो इंस्पेक्टर इसको बोला ठीक है आप बिजी हो, आप आपके पास टाइम नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, लेकिन मुझे जरा अपने एम्प्लॉयज से मिलवा दीजिए, मुझे उनसे पूछताछ करनी है। तो फिर इसने क्या करा, इसने इनसे मिलने से भी रोक दिया, ये कह करके कि सॉरी हमारे एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल वेले नहीं बैठे हैं, तो माफ करिएगा, आप एम्प्लॉयज से भी जाकर के पूछताछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्पेक्टर की तो बेइज्जती हो गई यार। मतलब आपने उसको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिखाए, एम्प्लॉयज से भी पूछताछ नहीं करी गई। इंस्पेक्टर कहता ये क्या हो गया यार। तो इंस्पेक्टर कहता ठीक है, चाहता हूँ फिर मैं भी कोर्ट में। अब इंस्पेक्टर गया कोर्ट में, उसने कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे XYZ फैक्ट्री है जहां पे मैं इंस्पेक्शन करने के लिए गया था, क्योंकि ये उसके पावर है फ्रेंड्स, आप उसे रोक नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस फैक्ट्री पे उसे रोका गया, उसे डॉक्यूमेंट्स चेक करने से रोका गया, रजिस्टर्स दिखाने से रोका गया, इवन एम्प्लॉय से पूछताछ करने से भी रोका गया। तो यहाँ पर क्योंकि इंस्पेक्टर को आपने उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका गया, तो कोर्ट यहाँ पे क्या है, अब इस फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है उसे सजा देगी, 1 साल तक की जेल और 5,000 तक का फाइन और बोथ, ये हो सकता है, ये सजा मिलेगी। अब समझ गए? तो बस यहाँ पे ये सेक्शन यही बोलता है कि अगर आप इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकते हो तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाइए। सो आई होप इस एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सेक्शन, है ना? ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 23 हमें ये पूछता है कि मान लीजिए जो मिसेस पिंकी XYZ फैक्ट्री की एम्प्लॉय है, अगर कहते उसको हक उसका नहीं मिला, अब तक ये तो समझ गए हो ना,
है ना, हाँ, कि या तो डिसमिस करा या बेनिफिट्स नहीं दिए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में कहते हैं फिर कंप्लेंट कर कौन सकता है इस बात के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके साथ एक ऑफेंस हुआ है, एक अपराध हुआ है यहाँ पे इस फैक्ट्री में, लेकिन इसकी कंप्लेंट इसके अगेंस्ट कर कौन सकता है, किसके पास हक है कि वो जाकर के कोर्ट में केस कर सकता है। तो सबसे पहले तो कहते हैं वो वुमेन खुद, मतलब मिसेस पिंकी खुद भी जाकर के कंप्लेंट कर सकती हैं। दूसरा, ट्रेड यूनियन का लीडर, लेकिन ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो भी कंप्लेंट कर सकता है। तीसरा, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है कंप्लेंट कर सकती है, इंस्पेक्टर भी। तो ये वो लोग हैं जो कि अगर किसी वुमेन से उसका हक छीना गया है इस एक्ट के तहत तो वो जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सबसेक्शन 2 हमें एक और बात फिर ये बताता है कि जरा ये तो बताइए कि कंप्लेंट करी कौन सी कोर्ट में जा सकती है, क्या हर एक कोर्ट इस केस को हैंडल कर सकती है, इस केस की सुनवाई कर सकती है? नहीं। तो फिर कौन सी कोर्ट है कहते हैं जो कि इस केस को सुन सकती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ये वाली जो कोर्ट है सिर्फ कहते हैं वही क्या है, उन्हीं के पास क्या है ये हक है कि वो इस केस को सुन सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो लोअर लेवल की जो छोटी कोर्ट्स होती हैं, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, वो इस केस को सुन नहीं सकती। कौन सी कोर्ट सुन सकती है इस केस को? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। तो ये तो आप लोग समझ गए कि ये वो लोग हैं जो कि कंप्लेंट कर सकते हैं, ये वो कोर्ट है जहां पे कंप्लेंट की जा सकती है, जहां पे मतलब केस चलेगा। लेकिन कंप्लेंट करनी कब है? तो फिर कहते विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस, मतलब जिस दिन ये अपराध हुआ उस दिन से लेकर के 1 साल के विद इन 1 ईयर क्या है आप कंप्लेंट कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about section number 24, that is protection of action taken in good faith. Good faith बोले तो क्या? Good faith बोले तो मतलब आपने अच्छी इंटेंशन, सही नियत के साथ काम करा था, आपके काम में कोई बेईमानी नहीं थी, कोई किसी को हार्म करना नहीं था, आपने जो भी एक्शन लिया वो एकदम गुड फेथ में लिया, एकदम साफ नियत के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे आप। ये हो गया यहाँ पे एक्शन इन गुड फेथ। तो जब कहते हैं कोई गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है तो आपको क्या लगता है उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स यही बोला गया है कि अगर कोई इंस्पेक्टर क्या है गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी केस जो है वो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, ये कौन है? मिसेस पिंकी। दरअसल होता क्या है, ये XYZ फैक्ट्री में क्या है फ्रेंड्स, क्या करती हैं, ये काम करती हैं, वहां की एम्प्लॉय है ये। तो लेकिन ये कहती है, इनका मानना ये है, ये दावा कर रही थी, क्लेम कर रही थी कि ये फैक्ट्री का जो ये एम्प्लॉयर है ना, कहते इसने मुझे मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करे। तो ये चली जाती है इधर इस इंस्पेक्टर के पास। किधर चलेगी फ्रेंड्स? इंस्पेक्टर के पास। इंस्पेक्टर को कंप्लेंट कर दी। अब क्योंकि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, कोई वो उसको कंप्लेंट करता है तो हमें पता है ऑब्वियसली यार इंस्पेक्टर तो अपनी ड्यूटी निभाएगा ही, है ना। तो वो चला गया इसकी कंप्लेंट करने पे, यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए फैक्ट्री में, और वो जाकर के मान लो इस फैक्ट्री के HL मैनेजर से या फिर एम्प्लॉयर से वो जाकर के बोलता है कि हमें सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, सारे के सारे रजिस्टर्स दिखाइए रिकॉर्ड्स। तो वो लोग कहते क्या हुआ? तो मान लो वो क्या है इसी एम्प्लॉयर के पास से गया था ये इंस्पेक्टर, तो ये कहता है कि आपने मिसेस पिंकी को क्या है मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करे, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, तो मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ। ये भड़क गया। ये क्यों भड़का? एम्प्लॉयर कहता ये क्या बात बनी, क्या बात बनी? कहता कर लो चेक सारे डॉक्यूमेंट्स, कर लो सारे रिकॉर्ड्स चेक, हमने इसे पूरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करे थे, मैटरनिटी लीव भी दी थी, बेनिफिट्स सब प्रोवाइड करा गया है कहते इसको। तो ये कहता अच्छा। अब ये जो भड़का, इसको लगा कि ये जो इंस्पेक्टर है इसने जानबूझकर क्या है इनकी इस फैक्ट्री को टारगेट बनाया है, जानबूझकर कहते हैं हमें हमारे काम में इंटरफेयर करने आ गए, ऐवे ही कहते हैं उठा के आ गए। मतलब जब हमें कहते हैं इसके साथ कोई ऐसा मतलब करा ही नहीं, कोई वायलेशन हमने जब एक्ट का करा ही नहीं, तो क्यों हमारे ऊपर इतना ऐसे इल्जाम लगाए गए कि हमने इसको नहीं बेनिफिट्स दिए, ठीक है। तो ये मतलब भड़क गया इस बात से।
तो इसने कहा कि तू तो जानबूझकर ही आया हमारी फैक्ट्री में हमारे काम में इंटरफेयर करने के लिए, हमारे अगेंस्ट बोलने के लिए, तुमने क्या है जानबूझकर हमारी फैक्ट्री को टारगेट बनाया है। तो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या है कंप्लेंट करूंगा। एम्प्लॉयर यहाँ पे इस फैक्ट्री को बोलता है कि हम क्या है तुम्हारे अगेंस्ट अब कंप्लेंट करेंगे। तो फिर ये सेक्शन बोलता है कि एम्प्लॉयर चुपचाप बैठ जा, क्योंकि तू कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यार अब इसे इंस्पेक्टर को क्या पता था कि ये लड़की जो है ये वुमेन है झूठ बोल रही है। उसे क्या पता था यार, उसका तो अपनी फर्ज निभा रहा था ना, वो तो गुड फेथ में काम कर रहा था। वो तो उसके, क्योंकि इसकी इंटेंशन इसकी कंपनी को या इनके काम को इंटरफेयर करना या डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं था। आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर की जो ये नियत थी या इंटेंशन थी वो क्या थी? उसके तो गुड फेथ में काम कर रहा था। वो तो इस नियत से, इस इंटेंशन से आया था कि इस वुमेन को वो उसका हक दिला सके। तो बताइए यहाँ पे उसने कुछ गलत करा इंस्पेक्शन करके? बिल्कुल भी नहीं। तो जब उसने वो एक्शन गुड फेथ में लिया है तो बताइए क्या यहाँ पे ये एम्प्लॉयर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे ये बोला गया है कि इंस्पेक्टर अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है या कोई भी वो एक्शन ले रहा है और वो गुड फेथ में ले रहा है तो इंस्पेक्टर के अगेंस्ट क्या है कंप्लेंट नहीं की जा सकती। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अगर ऐसा होता कि एम्प्लॉयर को पता है कि इसे बेनिफिट्स मिल चुके हैं फिर भी ये जानबूझकर एम्प्लॉयर को फंसाने के लिए आया तो ये गुड फेथ नहीं होता। तो इस सिनेरियो में एम्प्लॉयर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता था। लेकिन हमारी एग्जांपल में इंस्पेक्टर को ये बात नहीं पता थी कि वुमेन एम्प्लॉइज को झूठ बोल रही है। वो बिल्कुल बेचारा अपनी गुड इंटेंशन के साथ इसको इसका हक दिलाने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्शन लिया तो एम्प्लॉयर अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो आई होप आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कौन से सिनेरियो में कंप्लेंट की जा सकती है और कौन से में नहीं। क्लियर ये सेक्शन? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25, दैट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सेक्शन है, बस इतना ही बोला गया है इसमें। मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो क्या है अपने स्टेट में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। इस एक्ट के जो रूल्स है उन्हें सही से फॉलो नहीं कर रही है। तो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते लगता है कि ये वाली जो स्टेट है ये इस एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो वो क्या है उस स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस स्टेट की उस गवर्नमेंट को क्या है कहते वो डायरेक्शंस दे सकती है, इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि आप क्या है इस एक्ट को जो भी है सही से इम्प्लीमेंट करिए, अपने स्टेट में सही से सारे रूल्स फॉलो करिए। और कहते हैं इसके रिगार्डिंग अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी डायरेक्शंस देगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी जरूरी हो जाएगी, उसे माननी ही पड़ेगी। सिंपल तो नहीं सेक्शन। बस अगर कोई स्टेट नहीं रूल फॉलो कर रही है, नहीं इंप्लीमेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, इंस्ट्रक्शंस देगी और स्टेट गवर्नमेंट को क्या है फिर वो इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ेगा। पर्पस क्या है? बस यही, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे यही चाहती होती है कि हर स्टेट में ये एक्ट क्या है प्रॉपरली, एफिशिएंटली, अच्छे से इंप्लीमेंट हो, सो दैट हर वुमेन एम्प्लॉय को उनके बेनिफिट्स, जो भी वो बेनिफिट्स का हक रखती है, उन्हें उनका हक मिल सके। इज दैट क्लियर? गुड। Now let's talk about section number 26, that is power to exempt establishments. तो फ्रेंड्स अभी कुछ ही सेक्शंस बचे हैं बस हमारे, तो उससे पहले एक बात फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सेक्शन 26 क्या कहता है। ध्यान से समझना इस सेक्शन को, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसमें ये बोला गया है, अच्छा एग्जाम्पल सुनो फिर आपको क्लियरली समझ आएगा। मान लीजिए ये कौन है? XYZ फैक्ट्री। हाँ जी, ये एक फैक्ट्री है फ्रेंड्स। ये पता क्या है, यहाँ पे जो इनके वुमेन एम्प्लॉइज है ना उनको क्या है फ्रेंड्स मैटरनिटी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, साथ में 6 मंथ की क्या है पेड लीव भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो क्या है उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी भी, मतलब हेल्थ केयर सपोर्ट भी दे रहे हैं। ठीक, उसके अलावा उनके चाइल्ड के लिए भी क्या है मान लो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने एम्प्लॉइज को ये सब अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री की तरफ से ये सब क्या है प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट को मान लो लगता है, कहते यार ये वाली फैक्ट्री जो ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, ये तो कहते कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उससे बेटर प्रोवाइड कर रही है। कहते कि इस एक्ट के तहत जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये फैक्ट्री जो है अपने एम्प्लॉइज को बेटर दे रही है, इस एक्ट के बेनिफिट से कहीं दुगना बेटर प्रोवाइड कर रही है।
तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या है, कहते हैं वो जो गवर्नमेंट है ना, ये वाली फैक्ट्री को, ये जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसके प्रोविजन से क्या है, एग्जम्प्ट कर सकती है। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जस्ट एग्जांपल, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल, हाइपोथेटिकली सिर्फ और सिर्फ मान करके चलना है कि इस एक्ट में मान लो सिर्फ 10 प्रोविजंस है, सिर्फ समझने के लिए मान के चल लो, एज्यूम कर लो कि 10 प्रोविजंस है। अब कहते हैं ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, या तो वो इस फैक्ट्री को ये 10 के 10 प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर देगी कि आपके ऊपर पूरा का पूरा एक्ट लागू ही नहीं होता है, आपके बहुत बढ़िया बेनिफिट्स है, आप यही चालू रखो, ये प्रोवाइड करो। या फिर गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि 10 में से 7 से आपको एग्जम्प्ट किया जाता है, लेकिन बाकी 3 प्रोविजंस आपके ऊपर लागू होंगे। या वो ऐसा कह सकती है कि 3 से एग्जम्प्ट किया जाता है, 7 आप पे लागू होंगी। वो ऐसा कुछ भी कह सकती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा भी कर सकती है कि कह सकती है कि ठीक है, आपको ये एक्ट के प्रोविजन से क्या है, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, आप अपने वाले ये जो बेनिफिट्स है प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको हमारी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी। अगर आप कंडीशंस मानते हो तो ठीक है, हम आपको इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर देंगे, दे दो आप खुशी खुशी अपने बनाए हुए बेनिफिट्स। लेकिन कहते हैं हमारी कंडीशंस मान लीजिए। अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है। सपोज कर लो, मान करके चलो गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रख दी कि आप जो पोस्ट मैटरनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, हमें उसका प्रूफ चाहिए, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा हमें। जब भी आप किसी को कहते हैं ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे, आपको साथ में हमें प्रूफ भेजना पड़ेगा। बोलो मानते हो ये कंडीशन? अगर मानते हो तो हम आपको ये अलाउड कर देंगे, हम आपको ये एग्जम्प्ट कर देंगे। या हो सकता है वो ये कंडीशन रख सकती है कि आपको क्या है, अपनी फैक्ट्री में एक वर्कर वेलफेयर कमेटी बनानी पड़ेगी, जो कि ये सारे के सारे मैटरनिटी बेनिफिट्स जो आप देते हो उसे रिव्यू करेगी। ठीक है, जैसे वो कोई भी कंडीशंस लगा सकती है कि ठीक है, आप अपने वाले बेनिफिट्स प्रोवाइड करिए, हम आपको एक्ट के बेनिफिट से एग्जम्प्ट कर देंगे, छूट दे देंगे, लेकिन हमारी कंडीशंस मान लीजिए। अगर मानते हो तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट के किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी को कहते हैं एक्ट में बनाई गई प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती है। तो पहली बात हमने क्या समझी कि वो एग्जम्प्ट कर सकती है। दूसरी बात हमने समझी, या तो वो पूरे की पूरी प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर देगी, छूट दे देगी, या वो कुछ प्रोविजंस में से छूट देगी और कुछ प्रोविजंस फैक्ट्री के ऊपर लागू रखेगी। या फिर वो क्या कह सकती है कि हमारी कंडीशंस मान लीजिए, हम आपको ये एक्ट से छूट दे देंगे, हम आपके वाले बेनिफिट्स को अलाउड कर देंगे, कंडीशंस मान लीजिए हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, किसी भी कंपनी को इस एक्ट के प्रोविजन से छूट दे सकती है। लेकिन हाँ, ये बात चालू तभी से होगी, तभी शुरू होगी, तभी गवर्नमेंट देखेगी। अगर आप दावा करते हो, क्लेम कर रहे हो कि हमारे बेनिफिट इस एक्ट के बेनिफिट से बेटर है, तभी। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन 26 भी क्लियर हो गया होगा। गुड। Now let's talk about section number 27, that is effect of laws and agreements inconsistent with this act. Friends, इसमें ना 2 बातें बताई गई हैं, दोनों को बड़े ध्यान से एग्जाम्पल के साथ समझना। ठीक है, सबसे पहले जो बात बोली गई है, तो फ्रेंड्स अभी हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं जरा बताना। हाँ, हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की, इस एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि ये जो एक्ट है, ये बताओ फ्रेंड्स कितने टाइम की वुमेन को देता है मैटरनिटी लीव? 26 वीक्स की, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। अब फ्रेंड्स एक तरफ ये है XYZ कंपनी, इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में पता क्या लिखा है? इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम अपनी वुमेन एम्प्लॉय को 8 वीक, 8 हफ्तों की छुट्टी देंगे। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, एक्ट बोल रहा है 26 वीक्स, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बोलता है 8 वीक्स, दोनों में से बढ़िया फैसिलिटी कौन सी है? क्या बढ़िया दोनों में से? 26 वीक्स वाली बात सही है ना? तो सुनो अब, फिर ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, ये इस कंपनी को कहता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, तुम्हारे अग्रीमेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, कहता मेरे से पहले कोई एक्ट था, मेरे बाद कोई लॉ आया, कोई कानून आया, कुछ भी आया, मैटर ही नहीं करता, कहता मैंने जो बोल दिया वही माना जाएगा। तो क्या समझे आप फ्रेंड्स, इस सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आने से पहले या बाद में
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी लॉ में, किसी भी एग्रीमेंट में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन बात किसकी मानी जाएगी? बात मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो लिखा है वही मानी जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये कंपनी भले बोली जाए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 8 वीक्स लिखे हैं, नहीं मानी जाएगी ये बात। एक्ट ने 26 वीक्स लिखे हैं, दैट मीन्स इस कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय जब मैटरनिटी लीव लेगी तो उसको 26 वीक की ही छुट्टी मिलेगी। समझ गए? ओके, ये तो था इसका एक पार्ट। अब दूसरी बात सुनो। अब फ्रेंड्स ये सोचो, अब ना ये सोचो, ये हमें पता है 26 वीक्स, एक्ट 26 वीक की छुट्टी देता है, ठीक। अब सोचो अगर ये जो XYZ कंपनी है ये 30 वीक्स, फ्रेंड्स 30 वीक्स, 30 हफ्तों की अगर छुट्टी दे। अब मुझे जरा आप लोग बताओ, एक्ट का ज्यादा बढ़िया काम हो गया यहाँ पर या कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का? जरा अब बताओ। अब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट सही है, वो तो यार 30 वीक्स की छुट्टी दे रहा है, एक्ट तो सिर्फ 26 वीक्स की देता है। लेकिन अभी अभी हमने ये समझा कि चलेगी तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की ही, लेकिन ये जो 27 सेक्शन है ये कहता है अगर कोई और लॉ, कोई और कॉन्ट्रैक्ट, कोई और अग्रीमेंट है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से ज्यादा बेटर ने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दे, तो फिर उस दौरान इस एक्ट की नहीं चलेगी। दैट मीन्स इस सिनेरियो में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट विजय हुआ, जीत गया। समझ गए ना फ्रेंड्स? तो अगर कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहला सिनेरियो जो है, सबसे पहला क्लॉज इस सेक्शन का ये कहता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पहले या बाद में कभी भी कोई लॉ बना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हो, कोई अग्रीमेंट बना हो, उसमें कुछ भी लिखा हो, लेकिन बात किसकी मानी जाएगी? बात मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की ही मानी जाएगी। लेकिन वही इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लॉज ये बोलता है अगर किसी अदर लॉ में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से बेटर फैसिलिटीज लिखी हैं, बेटर बेनिफिट्स लिखे हैं, तब फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट की, उसी अग्रीमेंट की मानी जाएगी जिसमें बेटर फैसिलिटीज मिल रही हैं। समझ गए फ्रेंड्स सभी सेक्शन 27? ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28, दैट इज पावर टू मेक रूल्स। फ्रेंड्स अब इससे पहले मुझे ना जरा आप लोग बताइए, हमने सेक्शन नंबर 1 में समझा था कि एक्रोबैटिक्स, सर्कस शोज, माइंस के टाइम पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? जल्दी से ना मुझे कमेंट करके बता दीजिए सो दैट मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को इसका आंसर सच्ची में पता था। तो जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे कमेंट में रीड करूंगी और मैं देखूंगी कि कितनों को इसका आंसर पता था। तो अभी मैं बता रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा और आपने लिख दिया होगा कमेंट में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक। और फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर्स में स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो ये सेक्शन का सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स ये बोलता है, कहते हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अब वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, और कौन से केस में कौन सी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट होती है वो तो आप लोग जानते हो। तो फिर फ्रेंड्स कहते हैं इनके पास पावर होती है, किसके रिगार्डिंग पावर? कि वो रूल्स बना सकते हैं इस एक्ट के लिए। लेकिन क्यों वो रूल्स क्यों बनाती हैं? सो दैट ये जो एक्ट है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा, ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है ये इस एक्ट के लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो रूल्स कौन कौन से बना सकती है। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं जो रजिस्टर्स, जो रिकॉर्ड्स एक एम्प्लॉयर को मेंटेन करके रखने होते हैं। ये तो आप लोग समझ चुके हो ना कि रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स में वो क्या मेंटेन करते हैं, कि कितने नोटिस आए हैं, पूरी पेमेंट्स की डिटेल्स, कौन कौन से वुमेन उनके ऑफिस में, उनके फैक्ट्री में काम करती हैं, राइट। तो ये सब एक प्रॉपर मैनर में रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स बनाने के रिगार्डिंग वो रूल्स बना सकती हैं। जैसे गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है, ये रूल बना सकती है कि आपको इस मैनर में रजिस्टर्स बनाने हैं, इस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है कि उसमें इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग वो रूल्स बना सकती है। दूसरा, इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर्स होंगी। अब ये भी कहते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है उसको क्या क्या हक दिए जाए, उसके पास कौन से पावर्स एंड ड्यूटीज होनी चाहिए। तीसरा कहते हैं पेमेंट का मेथड। अब देखो यार, जो एम्प्लॉयर है, वो जो वुमेन है, उसे इस एक्ट के तहत जो अमाउंट देता है वो अमाउंट किस तरीके से देना है, उसका क्या मैनर रहेगा, राइट। तो ये भी कौन रूल बना सकती है? गवर्नमेंट। कौन सी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, नोटिस का फॉर्मेट। यार आप लोगों ने जब सेक्शन 6 समझा था
तब आपको पता चल गया था ना कि जो वुमेन होती है उसे नोटिस देना होता है पहले अपने एम्प्लॉयर को, है ना, कि वो डिलीवरी से पहले उसे नोटिस देना होता है। अगर वो डिलीवरी के टाइम पर नहीं, मतलब उससे पहले नहीं दे पाई तो वो बाद में भी दे सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो दोनों ही टाइम पे नोटिस देना भूल गई फिर भी उसको क्या है, बेनिफिट तो मिलता ही है। चलो इसके साथ आपका सेक्शन 6 फिर से रिवाइज हो गया है ना। हाँ, तो कहते हैं वो जो वुमेन नोटिस देती है ना उसका भी क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके रिगार्डिंग भी रूल्स बना सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ। प्रूफ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर को वुमेन नोटिस देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स चाहिए, या मिसकैरेज हुआ है, तो मतलब जहाँ उसने अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई है, ठीक है, अगर वो कहते हैं इसके रिगार्डिंग वो नोटिस दे रही है तो वो प्रूफ भी तो देगी ना साथ में। तो प्रूफ किस चीज को माना जाएगा, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या है रूल्स बना सकती है। जैसे वो कह सकती है कि प्रूफ के तौर पे हम मेडिकल सर्टिफिकेट को वैलिड मानेंगे, ठीक, तो वो इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग ब्रेक्स। अब ये हमने सेक्शन 11 में समझा था, जैसे हमने ये समझा था कि वो 2 टाइम, है ना, वो 2 टाइम जा सकती है, उसको मिलता है बीच में टाइम की वो अपने वर्किंग आवर्स के ही बीच में 2 टाइम क्या वो नर्सिंग जा सकती है फीड करने अपने बच्चे को। अब इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, वो 2 के बजाय 3 टाइम बना सकती है ना, तो वो तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस कंडक्ट। आप लोगों को मैंने ये पॉइंट भी इसमें समझाया था कि अगर वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो डिसमिस कर ही नहीं सकता वुमेन को उसके मैटरनिटी लीव के दौरान, लेकिन मुझे बताइए फ्रेंड्स वो कौन सा एक्सेप्शनल केस था जिसमें वो कर सकता है। फ्रेंड्स वो केस है ग्रॉस कंडक्ट, वो केस है वो थेफ्ट कर दे, अगर वो फ्रॉड करती है तो, है ना। तो अब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग में रूल बना सकती है कि उसके कौन सी हरकत को हम ग्रॉस कंडक्ट मानेंगे, हम एक सीरियस मान लो ये मानेंगे कि गलती हो गई है, वुमेन गलती करी है। जैसे वो कह सकते हैं कि अगर इसने थेफ्ट करा तो हम इसको ग्रॉस कंडक्ट मानेंगे, अगर इसने फ्रॉड करा, ठीक है, मतलब इस तरह की वो रूल्स बना सकते हैं कि अगर ये हरकतें इसने करी तो हम इसको ग्रॉस कंडक्ट मानेंगे और इसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, या फिर एम्प्लॉयर इसको क्या है डिसमिस कर सकता है चाहे वो अपने मैटरनिटी लीव पर भी क्यों ना हो। क्लियर ये भी पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लेंट। अब अगर मान लो वुमेन बिल्कुल ठीक है, उसने कोई अपराध नहीं करा था, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर क्या है उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दे रहा या उसको डिसमिस करता है लीव के दौरान, तो वुमेन के पास हक है ना कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं इंस्पेक्टर के पास। तो इसके रिगार्डिंग भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि उसको कंप्लेंट करने के लिए लाइक कौन सा फॉर्म भरना है, या क्या मैनर रहेगा, या उसमें क्या इंक्वायरी का प्रोसेस चलेगा, ठीक है, तो ये सब के रिगार्डिंग भी वो रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एनी अदर, मतलब और भी ऐसे इस एक्ट के रिलेटेड वो कोई भी रूल बना सकती है जो उन्हें लगता है कि इस एक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। सो आई होप आप लोग समझ गए ना कि ये वो कुछ रूल्स हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये ठीक है ये रूल्स वो बना सकती है, लेकिन इन रूल्स को कहते हैं उसे क्या है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा में 30 डेज 30 दिन तक क्या कहते उसे रखने होंगे, और फिर पार्लियामेंट के डिसीजन के हिसाब से ही वो रूल लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए कि गवर्नमेंट क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, नर्सिंग ब्रेक्स, हमें पता है ना कि ये 2 ब्रेक्स मिलती हैं, राइट, 2 ब्रेक्स मिलती है ना। मान करके चलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि 2 नहीं 3 ब्रेक्स मिलेंगी। अब ये जो न्यू रूल है वो जाएगा पार्लियामेंट में, और सपोज करिए पार्लियामेंट कहती है कि बिल्कुल ठीक आपका ये रूल बहुत सही है, तो ये एज इट इज ही लागू हो जाएगा। अब ये तो आप लोग जानते हो कि लागू करने के लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन देकर के पब्लिश करना होता है रूल, तो फिर ठीक है ये एज इट इज ही लागू हो जाएगा। अगर मान लो वो जो पार्लियामेंट है कहती नहीं ये हमें जचा नहीं 3 ब्रेक्स, एक काम करो 4 ब्रेक्स कर दो, 4 ब्रेक्स होनी चाहिए, तो फिर ये क्या है मॉडिफाई होके, मतलब रूल तो उन्होंने 3 का बनाया था लेकिन वो 4 ऐसे मॉडिफाई होने के बाद लागू होगा। या मान लीजिए वो कहती है पार्लियामेंट कि नहीं आपका ये रूल लागू ही नहीं होगा, 2 ब्रेक्स ही सही है, तो फिर ये 2 का 2 रूल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 28 भी क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ना कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, और फिर पार्लियामेंट के हिसाब से वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर के लागू हो जाता है वो रूल।
Let's talk about section number 29, that is amendment of Act 69 of 1951. ये भी बहुत सिंपल सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें बस इतना ही बताया गया है कि जो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है ना, उसका जो सेक्शन 32 था ना कहते, उसमें से क्या है, उसमें मतलब जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स के रिलेटेड बातें लिखी हुई थी उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? सो डैड कहते प्लांटेशन में भी काम करने वाली जो वुमेन्स है ना, उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं उसी के हिसाब से ही बेनिफिट्स मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वुमेन किसी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में काम करती है या फिर वो किसी प्लांटेशन में काम करती है, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट्स जो उसे हैं वो उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत ही मिलेंगे। समझ गए? तो सिंपली बस बात ये थी कि पहले प्लांटेशन में काम करने वाली वर्कर्स को ये एक्ट में जो बताई गई थी बेनिफिट्स वो मिलते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इसमें से हमने वो बेनिफिट्स हटा दिए, इस एक्ट में से हटा दिए, सो डैट जो एक ही एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बस उसी के हिसाब से ही यहाँ काम करने वाली वुमेन्स को भी बेनिफिट मिले, जैसे कि फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी में काम करने वाली वुमेन्स को मिलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? सिंपल था ये सेक्शन। गुड फ्रेंड्स, फाइनली सिर्फ एक सेक्शन बचा है, सेक्शन नंबर 30। लेकिन वो समझने से पहले जरा एक बार अपने दिल पे हाथ रख के खुद से एक बात पूछो, क्या ये वीडियो सच्ची में आपको यूजफुल लगी? क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये हेल्पफुल है? अगर आपको जवाब हाँ मिलता है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितनी यूजफुल रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ऐसे ही लॉ को सिंप्लीफाइड तरीके के साथ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रीमियम कंटेंट के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हो जस्ट एट ₹89 पर मंथ। तो फिर चलिए बात करते हैं। अरे हाँ, एक और बात, इससे पहले फ्रेंड्स एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट के ऊपर भी मैराथन वीडियो बनी हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग चाहो तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसने चैनल की, उसमें एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाकर के भी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 की, रिपील। फ्रेंड्स, अभी हम जो ये एक्ट पढ़ रहे हैं ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसने क्या कहते हैं, 2 एक्ट्स को रिपील कर दिया। कौन कौन से 2 एक्ट्स? सबसे पहले तो बाइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941, दूसरा बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1921 जो कि दिल्ली में लागू था। दिल्ली में कौन सा वाला फ्रेंड्स? ये वाला बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाला जो था, ये दिल्ली में लागू था। ये 2 एक्ट्स को इसने रिपील कर दिया। मतलब जब इनके ऊपर ये वाला 1961 वाला एक्ट लागू हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। जैसे कि पहले क्या था, कोल माइन में जो वुमेन काम करती थी उनके ऊपर माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941 वाला लागू होता था। फिर आ गया 1961 वाला एक्ट, जब वो आ गया तो ये कैंसिल हो गया। तो समझ गए, मेन बात बस इसमें यही थी कि ये 2 एक्ट्स को उसने क्या कर दिया, रिपील कर दिया। तो फाइनली होगी कंप्लीट ये मैराथन। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा एक्ट समझ में आ जाए। अब काम आप लोगों का है इस वीडियो को अच्छे से समझना, देखना, अपना टॉपिक्स को क्लियर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, एंड अदर प्रीमियम कंटेंट्स के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। एंड भूलना मत, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।